अध्याय 676 किसने तुमसे कहा कि मैं प्रेम में डूबा हुआ हूँ। अध्याय 676 किसने तुमसे कहा कि मैं प्रेम में डूबा हुआ हूँ। ड्राइवर से बात खत्म करने के बाद लू जिंगली तेजी से नदी के किनारे चला गया, जहाँ लू टिंगजियाओ हमेशा दुखी होने पर जाता था। ओह भाई रुको, बातों को ज्यादा गंभीरता से मत लो, मैं अभी भी तुम्हारे पास हूँ। जब उसने नदी के किनारे उस परिचित आकृति को घूमते देखा तो लू जिंगली तुरंत दौड़कर लू टिंगजियाओ पर कूद पड़ा, उसे गिराने के इरादे से। लू टिंगजियाओ ने गौर से देखा कि उसके पीछे कोई है, इसलिए वह एक तरफ हट गया और हमले से बच गया। अपनी आंख के कोने से उसने उस परिचित छाया को पहचान लिया और उसका हाथ लू जिंगली के कॉलर के पीछे से पकड़ लिया, जिससे वह नदी में कूदने से बच गया। लू टिंगजियाओ अपनी सिगरेट बुझाने के लिए दौड़ा और भौहें चढ़ाते हुए बोला, तुम क्या कर रहे हो। चूंकि लू जिंगली खुद नदी में लगभग कूद ही गया था, वह अभी भी उस अनुभव से सदमे में था। खुद को शांत करने के लिए अपनी छाती थपथपा रहा था। उसने बेचैनी से कहा, जाहिर है मैं तुम्हें नदी में कूदने से रोकने की कोशिश कर रहा था। लू टिंगजियाओ कुछ सेकंड तक चुप रही, फिर एक एक शब्द पर जोर देते हुए बोली, तुम्हें किसने बताया कि मैं नदी में कूदने जा रही हूँ। ड्राइवर ने ऐसा कहा, उसने कहा कि तुम कूदने वाले हो। खैर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसने कहा, बात यह है भाई कोई बेवकूफ़ी करने के बारे में मत सोचना। लू टिंगजियाओ ने बेबसी से आह भरी, ड्राइवर कैसे हो सकता है, उसका भाई जरूर फिर से कोई निष्कर्ष निकाल रहा होगा। दुनिया बहुत बड़ी है और समुद्र में इतनी सारी गर्म मछलियां हैं, कोई तो होगा जो तुम्हारे लिए उपयुक्त होगा। सिर्फ इसलिए कि तुम एक बार प्रेम में खो गए हो, तुम जीने की उम्मीद नहीं छोड़ सकते। लू जिंगली ने सलाह दी जब तक उसका मुंह सूख नहीं गया। तुम्हें किसने बताया कि मैं प्रेम में डूबा हुआ हूँ। लू टिंगजियाओ ने प्रसन्नता से पूछा। जियो शीशी ने पहले ही कबूल कर लिया है कि वह कौन है, वह पहले ही सफल हो चुकी होगी। लू जिंगली परेशान दिखी। लू टिंगजियाओ ने उसे ऐसे देखा जैसे उसका भाई दुनिया का सबसे बुद्धिमान आदमी हो। मुझे पता था भाई, तुम या कोई भी मुझे रोकने की कोशिश मत करना। मुझे जाकर उस जंगली आदमी के टुकड़े टुकड़े करके उसे नदी में फेंक देना चाहिए ताकि मछलियों को चारा मिल सके। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, लू टिंगजियाओ की आवाज बीच में आए। जिस व्यक्ति के सामने उसने अपनी बात कबूल की थी वह मैं ही था। लू जिंगली का गला लगभग घुट गया और वह आश्चर्य से खांसने लगा। क्या वह जंगली आदमी? अरे रुको, जिस व्यक्ति को जियाओ शीशी ने कबूल किया था वह तुम थे। भाई क्या अब तुम भ्रमित हो गए हो जब तुम्हें इतना दिल तोड़ने वाला उकसावा सहना पड़ा है, या तुम सिर्फ मजाक कर रहे हो। लू टिंगजियाओ ने उसे ठंडी नजरों से देखा। जाहिर है न तो वो मजाक कर रहा था और न ही कोई उलझन में था। लू जिंगली को खुद ऐसा लग रहा था जैसे वह पागल हो रहा है। लू जिंगली तुरंत भड़क गया क्योंकि उसने लगभग 49 बार एक ही स्थान का चक्कर लगाया। भाई क्या तुम सच कह रहे हो? क्या जियो शीशी ने वास्तव में तुम्हें कबूल किया था? ये पूरी तरह से हैरान करने वाला और अतार्किक है। कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। मैं अब इस दुनिया को क्यों नहीं समझ पा रहा हूँ। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ और मुझे क्या कहा जाता है। लू टिंगजियाओ नदी की बहती हवा के बीच खड़ा हो गया और एक और सिगरेट सुलगा ली। सच कहूँ तो लू जिंगली की प्रतिक्रिया देखकर उसे और भी तसल्ली हुई, क्योंकि शुरू में उसने शांत रहने का फैसला किया था। चाहे वह ड्राइवर की प्रतिक्रिया हो, चेंग फेंग की या लू जिंगली की, सबकी प्रतिक्रिया बिल्कुल एक जैसी थी। लू जिंगली कुछ देर तक बड़बड़ाता रहा, फिर आखिरकार उसने थोड़ा रुककर सोचा, ये ठीक नहीं है। जब जियाओ शीशी ने तुम्हारे सामने अपना प्यार कबूल कर लिया है तो तुम अभी भी प्रेम में क्यों खोई हुई लग रही हो, और तुम यहाँ हवा में क्यों हो? लू टिंगजियाओ ने जवाब दिया, मैं बहुत भावुक महसूस कर रहा हूँ, मुझे शांत होने की जरूरत है। अध्याय 677 उनमें से कोई भी एक सप्ताह से अधिक जीवित नहीं रह सका। अध्याय 677 उनमें से कोई भी एक सप्ताह से अधिक जीवित नहीं रह सका। जब लू जिंगली ने ये जानकारी सुनकर अपनी आंखें नम कर लीं तो लू टिंगजियाओ मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। उसका दिल जो पहले भारी था अब थोड़ा हल्का हो गया था। उसे अपना दिमाग साफ करने की जरूरत थी। ये सब इतना अचानक हुआ था कि यह सब अवास्तविक सा लग रहा था। उसे डर था कि कहीं वह जाग न जाए और उसे एहसास न हो कि यह सब एक सपना था। उससे भी ज्यादा भयावह ये था कि वह ये शब्द बस उस पल के आवेश में कहेगी और पलटकर पछताएगी। उसे डर था कि यह खुशी बस कुछ ही पलों की है और वह उसके दिल में बसी उस खुशबू पर काबू नहीं पा सकेगा। आखिरकार सबसे बड़ा खालीपन किसी चीज के कभी न होने से नहीं, बल्कि उसका स्वाद चखने के बाद उसे खो देने से महसूस होता है। अब उसकी खुशी उसके दिल में केवल पीड़ा ही लाती थी। उसने पहले भी उसे अपने बॉस, दोस्त, गुरु और प्रतिभा खोजकर्ता के रूप में गोंग शांगजे से मिलवाया था। अब क्या हुआ? वह उसके लिए क्या था? हो सकता है कि जिंदगी और मौत के बीच उलझी स्थिति से गुजरने के बाद किसी पछतावे से बचने के लिए उसने आवेग में आकर ये बातें कह दी हों। ऐसे में उस खतरे के बीच उसके लिए उसकी भावनाएं जानबूझकर और भी बढ़ गई होंगी। और जो उसने कहा उसके बाद क्या होगा, उनका भविष्य कैसा होगा, उसने शायद इसके बारे में सोचा भी नहीं होगा। क्या होगा अगर? यह विचार उसके दिल और दिमाग में बार बार घूमता रहा, लेकिन फिर भी वह अंत में उससे पूछना नहीं चाहता था। यद्यपि वह वास्तव में उत्तर जानना चाहता था, फिर भी उसने इसे खोलने का साहस नहीं किया, क्योंकि उसे डर था कि कहीं ये भानुमति का पिटारा न खुल जाए। तो फिर तुम प्रेम में नहीं हो बल्कि प्यार में हो? लू जिंगली ने दोहराया। लू टिंगजियाओ ने नदी के क्षितिज में डूबते सूरज को देखा और कहा, शायद। आप शायद क्यों कह रहे हैं? चूंकि यह आपसी स्नेह का मामला है तो क्या डेटिंग स्वाभाविक रूप से अगला कदम नहीं होना चाहिए?
रुकिए, ये भी सही नहीं है। कई तरह के रिश्ते होते हैं जो एक दूसरे को देखकर बन सकते हैं। सिर्फ रोमांटिक रिश्ते ही नहीं, जैसे कि एक छोटी सी रात का साथ या कुछ डेट्स या लंबे समय तक साथ रहना। लू जिंगली जाहिर तौर पर इस मामले में माहिर था क्योंकि उसने तरह तरह के संभावित रिश्तों का विश्लेषण करना शुरू कर दिया था। तभी उसने देखा कि उसके भाई का चेहरा नदी की हवा से भी ठंडा था। उसने जल्दी से बड़बड़ाना बंद किया और खांसने लगा। सच में, क्या तुम लोगों ने ऐसा तब से किया है जब से जियाओ शी ने तुम्हें अपनी गलती मान ली थी? नहीं, लू टिंगजियाओ ने रूखेपन से उत्तर दिया। हालांकि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वह घायल हो गई थी, वरना उसे यकीन नहीं था कि आगे क्या होता। हालांकि उसे इसकी उम्मीद थी। लू जिंगली अभी भी परेशान दिख रहा था और उसने आह भरी। फिर अपने भाई को दिलासा देते हुए कहा, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो बाकी सारी संभावनाएं इसी से खत्म हो जाती हैं, है ना? यह जरूर एक विशुद्ध रोमांटिक रिश्ता होगा। अचानक लू जिंगली के चेहरे पर एक अजीब सा भाव आ गया। ओह, एक घटिया रोमांटिक रिश्ता तो और भी डरावना लग रहा है। मैं उस अंजाम को कैसे भूल गई? लू जिंगली ने चिंता से अपना सिर खुजलाया और दुखी होकर कहा, मेरी पिछली जांच के आधार पर जियाओ शी का कोई भी पूर्व प्रेमी 1 हफ्ते से ज्यादा नहीं बचा। ज्यादातर 3 या 4 दिन ही टिके। एक तो ऐसा भी था जो सिर्फ 1 दिन ही टिका। सबसे लंबे समय तक टिकने वाला जियान मुझे लगता है, जो 1 हफ्ते तक टिका। सबसे डरावनी बात यह है कि जियाओ शी उस तरह की है जो कभी अपने पूर्व प्रेमी के साथ डेट पर नहीं जाएगी। वह अपने सभी पूर्व प्रेमियों के साथ बहुत क्रूर है, इसलिए ब्रेकअप के बाद सुलह की कोई संभावना नहीं है। ये लड़की पहले जैसा तो नहीं करेगी, है ना? लू जिंगली ने अपने हाथ मरोड़ते हुए उत्सुकता से पूछा, भाई तुम दोनों के बीच ये सब खास बात कब से चल रही है? लू टिंगजियाओ का चेहरा उदास हो गया जब उसने कहा, ये तो केवल पहला दिन है। अध्याय 678, निश्चित रूप से आपको पूर्व प्रेमी नहीं बनने देंगे। अध्याय 678, निश्चित रूप से आपको पूर्व प्रेमी नहीं बनने देंगे। तार्किक रूप से निंग शी के उसके प्रति रवैये के आधार पर वह उसके साथ एक आइटम बनने के लिए सहमत थी, इसलिए लू टिंगजियाओ को कभी पता नहीं चला कि उसके भ्रम और असुरक्षा कहाँ से आई थी। अब लू जिंगली ने अपनी गड़बड़ियों से सब कुछ का विश्लेषण कर लिया था और किसी तरह उसे सबका सार समझ आ गया था। हालांकि निंग शी के साथ उसका रिश्ता कुछ हद तक पक्का था, पर वह एक जड़हीन बिक्वीड की तरह था जो हवा के झोंके से क्षतिग्रस्त होने का खतरा लिए हुए था। वह बेहद नाजुक था। यही कारण था कि उसे इतनी चिंता महसूस हो रही थी। लू टिंगजियाओ की प्रतिक्रिया सुनने के बाद लू जिंगली ने एक नोटबुक निकाली और कुछ लिखा, जैसे कि वह तारीख नोट कर रहा हो। फिर सहानुभूति जताते हुए कहा, भाई चिंता मत करो, बस अगले 7 दिन जीवित रहो और तुम आधी लड़ाई जीत लोगे। पिछले सभी रोमांटिक प्रतिद्वंद्वियों को सफलतापूर्वक हरा दोगे। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं, अभी भी सू यान है। सू यान का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। ये बहुत आगे की सोच है। चलो पहले वहाँ नहीं जाते। चलो पहले अगले कुछ दिन जीवित रहते हैं। फिर उसने लू टिंगजियाओ के कंधे पर थपथपाते हुए कहा, भाई मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं इस कठिन दौर से निकलने में तुम्हारी मदद करने के लिए अपने पूरे जीवनकाल की शक्ति लगा दूंगा। मैं तुम्हें हरगिज अपना पूर्व प्रेमी नहीं बनने दूंगा। पूर्व प्रेमी, पूर्व प्रेमी, पूर्व प्रेमी, ये शब्द 3 विशालकाय पर्वतों की तरह प्रतीत हुए जो लू टिंगजियाओ के चेहरे पर गिर पड़े, जिससे सब कुछ तुरंत काला हो गया। उसने लू जिंगली के हाथों में छोटी सी काली चमड़े की नोटबुक को डर से देखा, जैसे उसमें उसकी मृत्यु की तारीख दर्ज हो। रीगल रिविया होटल में उस समय निंग शी अखबार में समाचार पढ़ रही थी। उसे इस बात का पता नहीं था कि एक काली कार नदी के किनारे से इस अपार्टमेंट की ओर आ रही है और अंततः उसके यूनिट के नीचे चुपचाप रुक जाती है। विमान में अच्छी नींद की बदौलत अपार्टमेंट लौटने पर वह बहुत ऊर्जावान महसूस कर रही थी। सबसे पहले उसने मनोरंजन की खबरें देखी, जिनसे वह कुछ दिनों से वंचित थी, और ताज़ा सुर्खियां पढ़ रही थी। सबसे जरूरी बात, वह ये देखना चाहती थी कि द वर्ल्ड का प्रचार कितना अच्छा रहा। उसे अपने जीवन का सबसे बड़ा झटका लगा। अभी कुछ ही दिन हुए थे, लेकिन द वर्ल्ड से संबंधित सारी गपशप वेबो पर छिड़े एक विवाद के बारे में थी। पूरी ड्रामा टीम की कड़ी मेहनत से द वर्ल्ड ने रिलीज से पहले ही लोकप्रियता हासिल कर ली थी और इंडस्ट्री में तहलका मचा दिया था। हालांकि शुरुआती दौर में दर्शकों का ध्यान स्वाभाविक रूप से ड्रामा के मुख्य पुरुष और महिला किरदारों पर ही केंद्रित होगा। धीरे धीरे सह कलाकार मेंग चांगे और सुन हुआन की भी लोकप्रियता हासिल करने लगे। ट्रेलर देखने के बाद कई प्रशंसकों ने इन दोनों सह कलाकारों की जमकर तारीफ करते हुए शो की सिफारिश करनी शुरू कर दी। इससे ये सह कलाकार मुख्य कलाकारों से भी ज्यादा लोकप्रिय हो गए। इस प्रकार मुख्य किरदारों के प्रशंसक स्पष्ट रूप से नाखुश थे। इस लड़ाई का उत्प्रेरक 2 दिन पहले अधिकारियों द्वारा जारी किया गया ट्रेलर का दूसरा संस्करण था। नाटक टीम ने देखा कि चूंकि सह कलाकार बहुत लोकप्रिय थे, इसलिए उन्होंने निंग शी और जियान उमुये के दृश्यों को निंग जुएलो और झाओ सिजो के दृश्यों के बराबर स्तर पर संपादित करके दर्शकों को आकर्षित करने का निर्णय लिया। कुछ प्रशंसकों ने तो ये भी गणना की थी और बताया था कि महिला सह कलाकार निंग शी का स्क्रीन समय मुख्य महिला कलाकार निंग जुएलो से 3 सेकंड अधिक था। अब निंग जुएलो के प्रशंसक, जो पहले से ही नाखुश थे, भड़क उठे। अरे, ड्रामा टीम का क्या हाल है? मुख्य किरदारों को कंफ्यूज मत करो। अब मुख्य नायिका कौन है? एक मामूली सहायक किरदार को हमारी जुएलो से भी ज्यादा स्क्रीन टाइम क्यों मिल रहा है? हम सिर्फ जुएलो को देखना चाहते हैं, किसी दुष्ट चुड़ैल को नहीं। बिल्कुल, वो बहुत बदसूरत है। क्या बकवास है? हमारी आंखों को और खराब करना बंद करो। पुरुष और महिला सहायक कलाकार सारी सुर्खियां बटोर रहे हैं। ड्रामा टीम का पक्षपात अब साफ दिख रहा है।
कितनी शर्मनाक बात है। अध्याय 679। अब से कृपया मुझे आंटी कहना। अध्याय 679। अब से कृपया मुझे आंटी कहना। उस समय जियांग मुये के प्रशंसकों ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। चूंकि निंग जुएलुओ के कुछ प्रशंसक इतने परेशान थे कि उन्होंने जियांग मुये का नाम भी इस झंझट में ला दिया, इसलिए उनके प्रशंसक इसे और बर्दाश्त नहीं कर सके। क्या तुम लोग अंधे हो? निंग शी निंग जुएलुओ से कम 10 गुना ज्यादा सुंदर है। छिपी हुई व्यवस्थाओं की बकवास बंद करो। निर्दोष लोगों को फंसाओ मत। मुये यहाँ सबसे लोकप्रिय हैं, उन्हें स्क्रीन पर ज्यादा समय मिलना स्वाभाविक है। क्रू बेवकूफ नहीं है। ये दूसरा पूर्वावलोकन है। पहले पूर्वावलोकन में मुख्य पात्र दिखाए गए थे और दूसरे में गौण पात्र। इसमें क्या गलत है? मुझे लगता है कि कुछ प्रशंसक जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया दे रहे हैं। असल में निंग जुएलुओ और झाओ सिजो दोनों के प्रशंसकों ने जियांग मुये के कट्टर समर्थकों को नाराज कर दिया, जिससे विवाद और भड़क गया। जियांग मुये के प्रशंसकों में असाधारण कीबोर्ड योद्धा क्षमताएं थीं और उन्होंने कोई रहम नहीं किया। बहस देखकर निंग शी के रोंगटे खड़े हो गए। उसे खुशी थी कि इस बार वो जियांग मुये के पक्ष में थी। उसने मन ही मन सोचा, अगली बार मुझे उसके साथ और अच्छा व्यवहार करना चाहिए। आखिरकार उसके पीछे लौह मेधाओं की एक अचूक सेना खड़ी है। वे बहुत वफादार और क्रूर हैं। कुछ लोगों ने जियांग मुये का उपहास करते हुए उसका नाम संक्षेप में लिया था, लेकिन उसके प्रशंसक पहले से ही उन पर पलटवार कर रहे थे। निंग शी समाचार देखती रही और जियांग मुये को फोन करती रही। काफी देर तक घंटी बजने के बाद जियांग मुये ने फोन उठाया और जैसे ही लाइन आए वह बड़बड़ाने लगा, मुझे अपने कबूलनामे के बारे में मत बताओ, मैं इसके बारे में नहीं सुनना चाहता। बस इतना ही। अलविदा। जिस यूजर को आप कॉल कर रहे हैं वह उपलब्ध नहीं है। निंग शी चिढ़ गई। तुम्हें क्या हो गया है? मेरे इकबालिया बयान के बारे में कौन बात कर रहा है? वहाँ सन्नाटा छा गया। फिर जियांग मुये ने सावधानी से पूछा, तो फिर आपने मुझे क्यों बुलाया? निंग शी ने वेब पेजों को स्क्रॉल करते हुए उत्तर दिया, मैं आपकी प्रशंसा करने वाली हूँ। मेरी तारीफ करो। जियांग मुये अब छड़ की तरह सीधा बैठ गया। तुम्हें क्या हो गया है? हाँ, मैं अभी घर आई थी और समाचार देख रही थी, निंग शी ने उत्तर दिया। जियांग मुये को तुरंत पता चल गया कि वह क्या करने वाली है और उसने प्रसन्नतापूर्वक कहा, कैसा है? मेरी महिला प्रशंसकों की शक्ति के बारे में तुम क्या सोचती हो? वे कमाल के हैं, असाधारण। सच में मुझे तुमसे बहुत जलन हो रही है। सोच रही हूँ कि मेरे इतने प्रशंसक कब होंगे। मैं गलत भी होंगी और लोग हर रोज मेरी तारीफों की बौछार करेंगे। खुशी की यही परिभाषा है, निंग शी ने प्रशंसा से भरकर कहा। तुम्हें अभी बहुत आगे जाना है, जियांग मुये ने वरिष्ठता के लहजे में कहा। फिर उसने अचानक बात बदल दी। ठीक है, तो तुम्हारे कबूलनामे का क्या हुआ? निंग शी दंग रह गई। क्या तुमने अभी कहा था न कि तुम इसके बारे में कुछ नहीं जानना चाहती? औरतें भी इतनी जल्दी अपना मन नहीं बदलती जितनी जल्दी तुम बदलती हो। छोड़ो उस बात को। निंग जियाओ शी, तुम मुझे बता रही हो या नहीं? क्या तुमने कबूल कर लिया है? अब क्या हो रहा है? जियांग मुये ने जल्दी से पूछा। निंग शी ने जवाब देने में बहुत समय लगाया। क्या हो रहा है? जियांग शियाओ ये, प्लीज रूखाई से मत बोलो और सीधे मेरा नाम मत पुकारो। अगली बार मुझे आंटी कहकर बुलाना। अब जियांग मुये के अवाक होने की बारी थी। अध्याय 680। गोरी का बदला। अध्याय 680। गोरी का बदला। पूर्व प्रेमिका चाची बन गई। उस समय जियांग मुये केवल 3 शब्द ही सोच सका। यह क्या है? जियांग मुये ने गहरी सांस ली। फिर वह फोन पर गरजा, छोड़ो ये सब, तुम मुझे कोई विकल्प नहीं दे रही हो। निंग जियाओशी, मैं लिंग झिझी को तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दूंगा। मैं उसे बता दूंगा कि तुम उसके बिना जाने एक रिश्ते में पड़ रहे हो। निंग शी गुस्से से आग बबूला हो गई। धिक्कार है, तुम इससे ज्यादा बेशर्म नहीं हो सकते। क्या तुम सच में खुद को मेरा भाई समझते हो? क्या भाई? क्या अब तुम मेरी चाची नहीं हो? अगर तुमने उसे बताने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारा पैर तोड़ दूंगा। हे बीप बीप। फोन कॉल समाप्त हो गया था। धिक्कार है, वो मेरे बारे में तो नहीं बताएगा, है ना? क्या वो सच में मर्द था? क्या वो सच में इतना बचकाना काम करने वाला था? आवेगशीलता वाकई एक भयानक गुण था। वह लिंग झिझी के बारे में पूरी तरह भूल चुकी थी। उसे याद आया कि कैसे उसने उससे वादा किया था कि वह सिर्फ अपने करियर पर ध्यान देगी और कभी किसी रिश्ते में नहीं पड़ेगी, लेकिन अब वह अपना वादा पूरी तरह तोड़ रही थी। ब्यूटी, ये सब ब्यूटी की गलती थी। जैसे ही निंग शी जियांग मुये का नंबर फिर से डायल करने वाली थी, उसकी स्क्रीन चमक उठी और वह लिंग झिझी था। बकवास। क्या ब्लॉन्डी ने सचमुच उसे बताया था? उसका फोन लगातार बज रहा था और निंग शी चिंतित थी, लेकिन फिर भी उसने फोन उठाया और कांपते हुए कहा, अरे बहन झिझी। निंग शी, मुझे तुमसे कुछ पूछना है, मुझे ईमानदारी से जवाब दो, लिंग झिझी ने अत्यंत कठोर स्वर में कहा। निंग शी ने सोचा कि यह सब खत्म हो जाएगा। क्या बात है बहन झिझी? निंग शी ने मासूमियत से कहा। हु होंगा के साथ आपका क्या रिश्ता है? हमारा रिश्ता? रुको। निंग शी उलझन में थी। बहन झिझी, कौन हु होंगा कौन है? निंग शी ने सोचा, क्या ये लू टिंगजियाओ नहीं है? लिंग झिझी ने राहत की सांस ली। अच्छा हुआ कि तुम उसे नहीं जानती। क्या हुआ? उसने सोचा कि जियांग मुये ने उसके सामने सारी बातें उजागर कर दी हैं। हु होंगा एस्टेट के सीईओ हैं। हाल ही में ऑनलाइन कुछ अफवाहें फैल रही हैं कि उन्होंने आपको अपनी रखेल बना रखा है। मैंने अपने जनसंपर्क विभाग से सभी संबंधित पोस्ट हटाने को कहा है। द वर्ल्ड की लोकप्रियता के कारण आप हाल ही में काफी चर्चा में रही हैं। हालांकि इस समय इसे दबा दिया गया है, लेकिन हो सकता है कि लोग निकट भविष्य में इसे फिर से उठाएं।
लिंग झिझी ने बताया, पीआर विभाग ने मुझसे आपसे ये पुष्टि करने के लिए कहा था कि आपका उसके साथ क्या संबंध है, लेकिन आप पिछले कुछ दिनों से छुट्टियों पर थीं और मैं आपसे संपर्क नहीं कर पाया। अनावश्यक ध्यान से बचने के लिए निंगशी ने जियांग मुये से कहा कि वह लिंग झिझी और चालक दल को बता दे कि वह छुट्टी पर गई है। लिंग झिझी उससे संपर्क करने में असमर्थ थी और संयोगवश ये खबर ऐसे महत्वपूर्ण समय पर आई। इसमें कोई आश्चर्य नहीं था कि वह इतनी चिंतित थी। अगर लिंग झिझी ने उस पर भरोसा भी किया तो जनसंपर्क विभाग का क्या? उन्हें लगा होगा कि खबर की वजह से वह छिप गई है। लिंग झिझी पर कितना दबाव रहा होगा। निंगशी को अपराधबोध हुआ, बहन झिझी, मुझे सचमुच बहुत दुख है। मैं अब कभी भी संपर्क से बाहर नहीं रहूंगी। मैं वास्तव में इस हुंगा को नहीं जानती और मेरा उससे कोई संबंध नहीं है। निश्चिंत रहो। अध्याय 681, निंगशी के पीछे का आदमी। अध्याय 681, निंगशी के पीछे का आदमी। वाह, बहुत बढ़िया, लिंग झिझी ने आह भरी, फिर चिंतित स्वर में बोला, लेकिन निंगशी, मुझे तुम्हें फिर से याद दिलाना है। हालांकि मैं तुम्हारे निजी जीवन में ज्यादा दखल नहीं दूंगा। तुम्हें इस बात का ध्यान रखना होगा कि तुम क्या कर सकती हो और क्या नहीं। जब वह लिंग मनियो को संभाल रही थी तो उसे अपनी निजी जिंदगी की ज्यादा चिंता नहीं थी। हालांकि अब जब वह निंगकसी के साथ काम कर रही थी तो उसने निंगकसी को लोगों से बचाने की पूरी कोशिश की। निंगकसी का खूबसूरत चेहरा उसका सबसे मजबूत हथियार था, लेकिन यही उसकी खतरनाक कमजोरी भी थी। इस इंडस्ट्री में किसी भी यौन स्कैंडल में फंसना बहुत आसान था। यदि इन घोटालों को ठीक से न संभाला जाए तो महिला सेलिब्रिटी का करियर खत्म हो सकता है। निंगशी को लिंग झिझी के शब्दों पर अपराध बोध हुआ। उसने तुरंत जवाब दिया, मैं बहन झिझी को समझती हूँ। कॉल समाप्त होने के बाद उसने राहत की सांस लेते हुए कहा, होंगा, वह कौन था? उसने कुछ कीवर्ड खोजे और कुछ टैब्लॉइड समाचार सामने आ गए। द वर्ल्ड की खूबसूरत को स्टार के मालकिन होने की अफवाह, रियल एस्टेट टाइकून होंगा के साथ अंतरंग संबंध, निंगशी के पीछे के आदमी का खुलासा। द वर्ल्ड की सह कलाकार इनसाइडर न्यूज। उन्हें एक अमीर आदमी का समर्थन प्राप्त था। इनमें से बहुत से पद नहीं बचे, संभवतः जनसंपर्क विभाग के प्रयासों के परिणामस्वरूप। निंगशी ने पोस्ट पढ़ते हुए अपनी ठुड्डी पर हाथ रखा। उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। हालांकि इंडस्ट्री में ऐसी खबरें अक्सर आती रहती हैं, लेकिन बिना किसी ठोस सबूत के कोई भी उन पर यकीन नहीं करता। अचानक किसी चीज ने उसका ध्यान खींचा। अगर कोई उसे फंसाना चाहता तो किसी से भी जोड़ सकता था, लेकिन खास तौर पर होंगा से ही क्यों? उसी समय स्टारलाइट एंटरटेनमेंट में चांग ली के कार्यालय में निंगशी को फिल्म के प्रसारण से पहले ही सबका ध्यान मिल रहा है। पिछली बार नियंत्रित प्रशंसकों के हमले भी काम नहीं आए थे। जियांग मुये के प्रशंसकों ने सब बर्बाद कर दिया। अगर फिल्म प्रसारित हो गई तो वह रातों रात मशहूर हो सकती है। चांग ली ने चिंतित होकर कहा। निंगशी निंग जुएलुओ को संतुष्ट करने के लिए सिर्फ एक बलि का मोहरा थी, लेकिन अब जब ऐसा लग रहा था कि वह प्रसिद्ध होने जा रही है तो यह चांग ली के चेहरे पर एक जोरदार तमाचा था। अफवाहें कैसी चल रही हैं? निंग जुएलुओ ने शांति से पूछा। उन सभी को पीआर टीम ने बंद कर दिया। लिंग झिझी का शुक्रिया नहीं, कुछ भी नहीं बचा। वैसे भी अफवाहों का कोई ठोस सबूत नहीं था। चांग ली को समझ नहीं आया कि निंग जुएलुओ इतना स्पष्ट रूप से निरर्थक काम क्यों कर रहा था। निंग जुएलुओ ने कंप्यूटर स्क्रीन पर निंगशी की तस्वीर पर अपने मैनिक्योर किए हुए नाखूनों से रगड़ते हुए उसे एक ठंडी मुस्कान दी। धैर्य रखो, ये तो बस पहला कदम था। मैं उसे उसकी जगह समझा दूंगी। चांग ली ने धीमी आवाज में चेतावनी दी। शुएलुओ, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? इस बार हमें सावधान रहना चाहिए। जब से हमने निंगशी पर तुम्हें नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया है, तब से लोग तुम पर शक कर रहे हैं। इस बार अगर चुप रहो। चांग ली के शब्दों से मानो आहत होकर उसके चेहरे के भाव एकदम बदल गए। वह इस घटना से बेहद नाराज थी। सु यान हमेशा से उस पर 100% भरोसा करती रही थी, लेकिन इस घटना के बाद से उसे अब सु यान के आसपास सतर्क रहना पड़ता था। आपको मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि मुझे क्या करना है। मैं जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। उस घटना से मिले सबक के बाद अब वह ज्यादा सतर्क रहने लगी थी। अगर कोई उसकी अफवाहों की जांच भी करे तो भी उसे उससे जुड़ी कोई बात नहीं मिलेगी। निंग जुएलुओ की बात खत्म होने के बाद उसने फोन किया। अरे जियाओ या, हाल फिलहाल कैसी रही? कल शॉपिंग पर चलना है। अध्याय 682, कथानक का मोड़। अध्याय 682, कथानक का मोड़। फोन के दूसरी तरफ फोंगिया ने कमजोर स्वर में उत्तर दिया, मैं अभी खरीदारी के मूड में नहीं हूँ। क्या ये पिछली बार हुई घटना के कारण है? निंग जुएलुओ ने चिंता के साथ पूछा। जुएलुओ, मुझे क्या करना चाहिए? शायद ये सचमुच मेरा अंत हो जाएगा। निंग जुएलुओ ने पलकें झपकाईं। हो सकता है कि ऐसा न हो। मेरे पास एक शानदार आइडिया है जो तुम्हें तुम्हारी मुश्किल से जरूर बाहर निकालेगा। सच में? जल्दी बताओ, मैं इस समय बहुत असहाय महसूस कर रही हूँ। फोंगिया ने आग्रह किया। शायद मुझे इसके बारे में भूल जाना चाहिए। आखिरकार इस विचार में निर्दोष लोग शामिल हो सकते हैं। निंग जुएलुओ थोड़ा परेशान लग रहा था। जुएलुओ, मेरी प्रतिष्ठा अब बर्बाद हो गई है। मेरे पास किसी और की परवाह करने का समय और प्रयास नहीं है। कृपया मुझे बताओ, क्या हम सबसे अच्छे दोस्त नहीं हैं? ठीक है। निंगशी को जब एहसास हुआ कि ये कोई बड़ी बात नहीं है तो उसने इन अफवाहों पर ध्यान नहीं दिया। लिंग झिझी ने उसे दिलासा भी दिया था कि जब तक वो होंगा से जुड़ी नहीं है, बाकी सब वो संभाल लेगी। अप्रत्याशित रूप से भोर से ठीक पहले चीजें तेजी से बिगड़ने लगीं और यह बात पूरे नेट पर फैल गई।
निंग शी, ऑनलाइन जाओ, कुछ हुआ है। वेबो पर हॉट टॉपिक टैब पर पहली पोस्ट देखो। निंग शी अभी भी सो रही थी जब लिंग झिझी ने फोन किया। वह जल्दी से बिस्तर से उठी और अपना लैपटॉप चालू किया। उसने पोस्ट देखी, होंगा, सब मेरी गलती है। मैं अपने परिवार से माफी मांगूंगी और उनके पास वापस आऊंगी और वादा करती हूँ कि मैं दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। इस मामले को देखने के लिए सभी का स्वागत है। टिप्पणी अनुभाग में हर कोई पूछ रहा था कि उसकी रखेल कौन है। वाह, मिंग फॉन्गफॉन्ग के पति ने उसे धोखा दिया। मुझे आज भी याद है कि जब उनकी नई नई शादी हुई थी तब वे कितने प्यारे थे। मालकिन कौन है, वो कौन है, कौन है? मुझे सच चाहिए। ये तो बहुत चौंकाने वाली बात है। मुझे यकीन नहीं हो रहा। देवी फैन कितनी खूबसूरत हैं। उनका पति उन्हें धोखा कैसे दे सकता है? यह मालकिन द वर्ल्ड की दूसरी नायिका निंग शी है। अगर आपने गौर किया हो तो यह कोई नई बात नहीं है। मैंने इसके बारे में पहले भी कुछ खबरें देखी हैं, लेकिन ज्यादा लोग इसे फॉलो नहीं कर रहे थे। लिंक यहाँ वह सब कुछ है जो आपको जानना चाहिए। आपका स्वागत है। हॉट टॉपिक टैब पर दूसरी पोस्ट एक पुरानी पोस्ट थी जिस पर किसी ने दावा किया था कि उसे निंग शी की रखेल होने की सच्चाई पता है। पहले किसी ने इस पोस्ट पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब इस पर सैकड़ों हजारों शेयर और कमेंट आ चुके हैं। मिंग फॉन्गफॉन्ग इंडस्ट्री की एक लोकप्रिय कलाकार थीं। होंगा से शादी के बाद वे हमेशा एक दूसरे के प्यार में डूबे रहे। वे सभी के लिए एक आदर्श जोड़ी थे। खबर फैलते ही मिंग फॉन्गफॉन्ग के प्रशंसक पागल हो गए। निंग जुएलुओ के प्रशंसक भी मौके का फायदा उठाकर निंग शी को रौंदने निकल पड़े। हाँ, जियांग मुये के प्रशंसकों का बुरा इरादा नहीं है। उनमें से ज्यादातर अभी भी तर्कसंगत फैसले लेने के लिए बहुत छोटे हैं। अब उन्हें पता चल जाएगा कि हर किसी का एक बुरा पक्ष भी होता है। ये तो बस एक छोटी कलाकार है जो अपने खूबसूरत चेहरे से मशहूर होने की कोशिश कर रही है। मुझे इसमें और एक वेश्या में कोई फर्क नहीं दिखता। जुएलुओ का उसके साथ अभिनय करना शर्मनाक है। जियांग मुये के प्रशंसक इस बार चुप रहे। फैन क्लब की प्रबंधन टीम अच्छी थी और नेता ने उन्हें चेतावनी दी थी कि सच्चाई का पता चलने से पहले कुछ भी पोस्ट न करें। हालांकि कुछ कट्टरपंथी युवा प्रशंसकों ने इस घोटाले में जियांग मुये को शामिल करने के लिए निंग शी का कुछ कठोर शब्दों में उपहास किया। होंगा के एक छोटे से वाक्य ने निंग शी को किनारे पर धकेल दिया। अध्याय 683, लू तिंगजियाओ, ऊपर आओ। अध्याय 683, लू तिंगजियाओ, ऊपर आओ। ये क्या बकवास है? बिना कुछ किए मुझ पर हमला कैसे हो गया? इस आदमी ने अचानक ऐसा वीबो स्टेटस क्यों बना लिया? ये साफ तौर पर मुझे बर्बाद करने की साजिश है। निंग शी ये सब देखकर बहुत चिढ़ गई। मैं होंगा से संपर्क करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। उम्मीद है कि वह आकर स्पष्टीकरण दे सकेगा। हालांकि बहुत देर हो चुकी है और वह शायद सो गया होगा, इसलिए हम अस्थायी रूप से उससे संपर्क नहीं कर सकते। अगर यह सिर्फ एक गलतफहमी है तो उसे बस स्थिति स्पष्ट करनी होगी, लेकिन जहां तक मुझे लगता है यह एक संयोग मात्र है। पहले तुम्हारे और उसके बीच किसी घोटाले में शामिल होने की अफवाहें थीं और अब उसने ऐसा भ्रामक स्टेटस पोस्ट किया है। मुझे बस डर लग रहा है। लिंग झिझी सोचते हुए रुक गया। क्या कोई जानबूझकर मेरे साथ खिलवाड़ कर रहा है? निंग शी ने भौहें चढ़ाईं। ये भी सही नहीं है। होंगा एक बड़े सीईओ हैं। भला किसकी इतनी हैसियत होगी कि उन्हें नियंत्रित कर सके और जानबूझकर मुझे बदनाम कर सके? असल में उन्होंने खुद के लिए और मुझ जैसी छोटी हस्ती के लिए इतनी मुसीबतें खड़ी कर दी हैं। क्या ये पागलपन नहीं है? लिंग झिझी ने तब जवाब दिया। इसीलिए मुझे अब भी लगता है कि यह एक गलतफहमी होने की संभावना ज्यादा है। मैं कल सुबह सबसे पहले खुद होंगा की कंपनी जाऊंगा। उम्मीद है कि उससे पहले कुछ और नहीं बदलेगा। निंग शी ने सिर हिलाया। तो फिर हम कल तक इंतजार कर सकते हैं। अभी आप इधर उधर न घूमें। अगर आप अभी बाहर गए तो प्रशंसक और ज्यादा भड़क जाएंगे और कोई भी आपकी बात नहीं सुनेगा। सिर्फ होंगा ही इसे समझा सकते हैं। ठीक है, मैं समझ गया। फोन रखने के बाद निंग शी को नींद नहीं आ रही थी। वह इंटरनेट पर चल रही चर्चा को देखती रही। मैं भ्रष्ट कलाकारों को ब्लॉक करने का पुरजोर आग्रह करता हूँ। निंग शी के सभी दृश्य हटा दो, वरना हम द वर्ल्ड का बहिष्कार करने के लिए दृढ़ हैं। मैं सहमत हूँ। इस साल की शुरुआत में अपनी गलती की जो कीमत उसने चुकाई वह बहुत कम थी। दूसरों को चोट पहुंचाने के बाद भी वह आज़ादी से जी रही है। ये बात बेहद घिनौनी है। मेरी देवी फैंग का करिश्मा निंग शी को 10 गली दूर फेंक सकता है। क्या होंगा अंधा है? चुड़ैल के पूरे परिवार को मार डालो। हमारे मुझे से दूर रहो। निंग शी ने अपनी थोड़ी को अपने हाथों पर टिकाया और आह भरी। इस साल के प्रशंसक बहुत आसानी से प्रभावित हो गए क्योंकि किसी को नहीं पता था कि कंप्यूटर स्क्रीन के पीछे कौन है, इसलिए उन्हें जो कुछ भी दिखाई दिया उसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सका। ज्यादा से ज्यादा कीबोर्ड योद्धा सच्चाई की परवाह किए बिना गैर जिम्मेदाराना बातें कहने लगे। रात का 1 बज चुका था। निंग शी वेबसाइट पर ही रही ताकि कोई बदलाव न हो। जैसे ही वह जागते रहने के लिए अपने लिए कॉफी बनाने वाली थी, अचानक उसका फोन एक नए संदेश के साथ बज उठा। लू कैबेज, अभी तक सोए नहीं? निंग शी जवाब देना चाहती थी कि अचानक उसे कुछ ध्यान आया। वह जल्दी से खिड़की के पास गई और बाहर देखने लगी। वह पहले से ही धीरे धीरे चल सकती थी, हालांकि उसे बस थोड़ा और सावधान रहना था। सचमुच नीचे एक जानी पहचानी कार खड़ी थी। कार की खिड़की के पास एक जलती हुई सिगरेट की हल्की रोशनी थी। मीठे जियाओ शी, तुम मेरे अपार्टमेंट के बाहर हो? निंग शी ने जलते हुए फोन से हाथ हिलाते हुए संदेश भेजा। कुछ ही देर में निंग शी ने देखा कि कार का दरवाजा खुला है और कोई उतरा है।
मंद रोशनी में एक दुबली पतली परछाई ऊपर देख रही थी। यद्यपि वह उसका चेहरा स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रही थी, फिर भी वह महसूस कर सकती थी कि उसकी परिचित आंखें उसे देख रही हैं। निंगशी का दिल तेजी से धड़का और उसने तुरंत फोन किया। हेलो, तुम मेरे अपार्टमेंट के बाहर क्यों हो? निंगशी ने पूछा। मुझे नहीं पता। फोन के दूसरी तरफ से उसे उस आदमी की आवाज सुनाई दे रही थी, जो रात की हवा के साथ अकेलेपन की गूंज से गूंज रही थी। पता नहीं, कैसा जवाब था वो। हालांकि निंगशी का दिल तुरंत पिघल गया। अगर मैंने तुम्हारी कार पर ध्यान नहीं दिया होता तो तुम पूरी रात वहां रुकने के लिए तैयार नहीं थी, है ना? शायद। लू टिंगजियाओ, ऊपर आओ, निंगशी ने कहा। लू टिंगजियाओ रुकी, फिर बोली, शायद नहीं। आए, ठीक है। अध्याय 684। मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। अध्याय 684। मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। कुछ ही क्षण बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। निंगशी उसे खोलने के लिए दौड़ी। लू टिंगजियाओ दरवाजे पर स्थिर खड़ा रहा और निंगशी ने उसे अंदर खींचने से पहले हल्की सी मुस्कुराहट दी। मैं तुम्हें नहीं खाऊंगी। लू टिंगजियाओ थोड़ा असहाय लग रहा था। बेशक वह उससे नहीं बल्कि खुद से डर रहा था। आप क्या कर रहे हो? जब उसने देखा कि इतनी रात हो गई है और वह अभी भी सो नहीं रही है और उसका लैपटॉप बिस्तर पर पड़ा है, तो लू टिंगजियाओ की भौहें तन गईं। निंगशी ने सिर खुजलाया, फिर बिस्तर के पास बैठ गई और लैपटॉप फिर से उठा लिया। थोड़ी सी समस्या है, पर कोई बहुत गंभीर बात नहीं है। लू टिंगजियाओ के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। उसने पोस्टों पर सरसरी निगाह डाली और स्थिति को मोटे तौर पर समझ गया। अगले ही पल उसने अपना मोबाइल फोन निकाल लिया। निंगशी ने समय रहते उसे देख लिया और उसे तुरंत रोक दिया। तुम क्या कर रहे हो? होंडा को बुला रहा हूँ। निंगशी का मुंह फड़क उठा। मुर्गे को मारने के लिए तुम्हें कसाई के चाकू का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। नहीं, रुको, तुम तो ड्रैगन स्लेयर ब्लेड इस्तेमाल कर रही हो। बहन झिझी कल सुबह सबसे पहले होंडा की कंपनी पर हमला करने के लिए तैयार है। निंगशी के ऐसा कहने के बाद उसने सोचा कि उसे लू टिंगजियाओ के साथ कुछ बातें चर्चा करनी चाहिए। लू टिंगजियाओ, चलो बातें करते हैं। निंगशी ने उसे गंभीरता से देखा। लू टिंगजियाओ को अपनी रीढ़ की हड्डी में अकड़न महसूस हुई। ठीक है। निंगशी को समझ नहीं आ रहा था कि लू टिंगजियाओ ने ऐसा क्यों किया। वो इतना घबराया हुआ क्यों था? ऐसा लग रहा था जैसे वो उसे इस्तेमाल करने के बाद उसे छोड़ ही देगी। निंगशी ने सोच समझकर अपने शब्द चुने और बोली, अरे तुम्हें पता है कि बहन झिझी ने शुरू से ही मेरे लिए 3 बड़े नियम बना रखे हैं। मुझे अभी डेटिंग शुरू करने की इजाजत नहीं है, लेकिन आखिरकार मैंने उसकी बात मान ली। निंगशी ने एक लंबी सांस छोड़ी और लू टिंगजियाओ के खूबसूरत चेहरे को छुआ। मेरी प्यारी, तुम्हारे लिए मैं अपना सब कुछ दे रही हूँ। लू टिंगजियाओ ने उसका छोटा सा हाथ पकड़ लिया और हंसने लगा। तो तुम क्या कहना चाह रही हो? निंगशी ने वह बात कह दी जो कहना उसके लिए मुश्किल था। तो हम दोनों के बीच की यह बात गुप्त रहनी चाहिए। इतना ही, बस इतना ही। तुम्हें क्या लगा कि मैं क्या कहने वाला था? निंगशी जानती थी कि यह लू टिंगजियाओ के साथ अन्याय है, इसलिए उसने कहा, मुझे पता है कि यह तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा, लेकिन मेरा व्यवसाय दांव पर है। मेरे पास वास्तव में कोई विकल्प नहीं है। चिंता मत करो, मैं सहयोग करूंगा और आपके काम में हस्तक्षेप नहीं करूंगा। निंगशी की आंखें कृतज्ञता से चमक उठी। ओह बॉस, ये तो आपने बहुत अच्छा किया। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, लू टिंगजियाओ ने कहा, लेकिन मेरी भी एक विनती है। बस कह दो, जब तक मैं कर सकती हूँ मैं कोशिश करूंगी। निंगशी ने जल्दी से कहा, अगर आपके पास कोई ऐसी बात है जिसका समाधान आप नहीं कर सकते, भले ही आप मेरे समाधान से असहमत हों, मैं फिर भी हस्तक्षेप करूंगा। मैं आपका बॉस हूँ, लेकिन मैं आपका पति भी हूँ। मैं चुपचाप बैठकर अपनी पत्नी को परेशान होते नहीं देखूंगा। लू टिंगजियाओ की नजरें और भी तेज हो गईं। हो सकता है कि समस्याओं को सुलझाने के तुम्हारे अपने खास तरीके हों, लेकिन अब से मैं तुम्हें ऐसे तरीके इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दूंगा। इस दुनिया के कुछ नियम होते हैं, समझे? निंगशी समझ गई। लू टिंगजियाओ शायद उस आखिरी बार की बात कर रही थी जब उसने प्रॉप्स मास्टर से अपना गुनाह कबूल करवाने के लिए बंदूक का इस्तेमाल किया था। पिछली बार वो बहुत ज्यादा उतावली हो गई थी। अगर लू टिंगजियाओ ने अपनी बनाई गंदगी साफ नहीं की होती और अगर प्रॉप्स मास्टर को धमकाने के लिए बंदूक का इस्तेमाल करने की बात सार्वजनिक हो जाती, तो नतीजे अकल्पनीय होते। जब वह चीन लौटी थी तो उन्होंने शपथ ली थी कि वह अपने अतीत से दूर चले जाएंगी। उसके बाद से उसने उस बंदूक का केवल एक बार ही प्रयोग किया था। दरअसल जब कोई व्यक्ति लंबे समय तक ऐसी दुनिया में रहता है जहां समस्याओं के समाधान के लिए हिंसा का सहारा लिया जाता है, तो सामान्य दुनिया के साथ तालमेल बिठाना उसके लिए एक चुनौती होगी। लू टिंगजियाओ सही थे, इस दुनिया में नियम कानून होते हैं। निंगशी ने तुरंत आज्ञाकारी भाव से कहा, समझ गए मालिक। जब मुझे जरूरत होगी तो मैं सिर्फ आप पर भरोसा करूंगी। अध्याय 685। आइए कुछ सार्थक करें। अध्याय 685। आइए कुछ सार्थक करें। लड़की को आज्ञाकारी ढंग से जवाब देते देख लू टिंगजियाओ के चेहरे पर नरमी आ गई। उसने मेज पर रखे कॉफी के कप की तरफ देखा और गुस्से से बोला, तुम अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई हो। अब और मत जागना और सो जाओ। लेकिन अभी जो हुआ उसके बाद मेरा दिमाग बहुत ज्यादा उत्तेजित हो गया है। मुझे अभी नींद नहीं आएगी। निंगशी बुदबुदाई। अचानक उसे कुछ सूझा तो उसकी आंखें चमक उठीं। चलो आज रात के अंधेरे में कुछ सार्थक करते हैं। लू टिंगजियाओ ने उसकी ओर आंखें तररते हुए देखा और थोड़ी भारी आवाज में पूछा, जैसे क्या?
कुछ समय बाद आनो निंगशी की चीखों ने शांत रात का सन्नाटा तोड़ दिया। लू टिंगजियाओ ने भूत को कराहते हुए देखा और डरावने पृष्ठभूमि संगीत को सुना, जबकि उसका चेहरा काला पड़ गया। क्या उसकी तथाकथित सार्थक गतिविधि एक डरावनी फिल्म देखना थी? निंगशी चादरों में सिमट गई, बस उसका छोटा सा सिर बाहर निकला हुआ था और चेहरा पीला पड़ गया था। बीच बीच में उसकी चीख निकल जाती थी। अलमारी में भूत है, इसे मत खोलना। लू टिंगजियाओ उसके व्यवहार से अवाक रह गया। अगर तुम इतनी डरी हुई हो तो अभी भी इसे क्यों देख रही हो? ये रोमांचक है। मैं हमेशा बहुत सारी फिल्में देखती हूँ, बस डरावनी फिल्में नहीं, क्योंकि मुझे भूतों से डर लगता है, निंगशी ने उदास होकर कहा। लू टिंगजियाओ ने आश्चर्य से अपनी भौहें उठाईं। ऐसा कम ही होता था कि वह किसी चीज से डरती हो, इसीलिए मैं इसे कभी अकेले नहीं देखती। चूंकि आज तुम यहाँ हो तो मैं इस मौके का पूरा फायदा उठाऊंगी, निंगशी ने उत्साह से कहा। लू टिंगजियाओ ने उसके सिर पर हाथ फेरा। जब भी तुम चाहोगी मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। निंगशी ने लू टिंगजियाओ की तरफ देखते हुए सिर हिलाया। उसने सोचा था कि इतने लंबे समय तक अकेली रहने के बाद उसे किसी के साथ रहने की आदत नहीं पड़ेगी, लेकिन अब जब वह चादर ओढ़े हॉरर फिल्म देख रही थी और लू टिंगजियाओ उसके साथ बैठा था तो उसे लगा कि किसी और के साथ रहना इतना बुरा भी नहीं है। संभवतः शैतान की प्रभावशाली आभा के कारण फिल्म का डर कम हो गया था और वह आधी फिल्म में ही सो गई थी। जब उसने देखा कि वह सो गई है तो लू टिंगजियाओ ने टेलीविजन बंद कर दिया और उसे धीरे से चादर से ढक दिया। जैसे ही वह खड़ा हुआ उसका फोन बज उठा। इनकमिंग कॉल, मो लिंगटियन। बालकनी में फोन उठाते समय लू टिंगजियाओ की कोमल आंखें बर्फीली हो गईं। नमस्ते। अरे लू टिंगजियाओ। मो लिंगटियन की आवाज ऐसी थी जैसे उसे अभी अभी यातना दी गई हो। जांच कैसी चल रही है? लू टिंगजियाओ ने पूछा। मैंने तांग लैंग के लिए बहुत मुश्किल दौर देखे हैं, लेकिन उस आदमी के लिए मुझे माफ करना, मैं तो बस एक कदम दूर थी। मैं उसकी असली पहचान लगभग उजागर कर ही सकती थी, लेकिन किसी वजह से उसे मेरी जांच का पता चल गया और उसने मेरे सारे सुराग मिटा दिए। मुझे सच में समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करूं। मुझसे ये सब करने को कहना बंद करो, मैं अब और नहीं कर सकती। चेंगडोंग जिले की भूमि, मैं इस पर काम करूंगा। अगर मुझे अपनी जान भी देनी पड़े तो भी मैं उसे ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगा। मो लिंगटियन इस सुराग से उत्साहित हो गया और उसका जोश फिर से लौट आया। जैसे ही लू टिंगजियाओ कॉल समाप्त करने वाला था, मो लिंगटियन ने कहा, रुको, हालांकि मैं असफल रहा, मुझे कुछ अन्य दिलचस्प समाचार मिले। क्या तुम्हारे किए से शैतान हताश हो गया है? उसने सब कुछ मिटाना शुरू कर दिया है, लेकिन हो सकता है कि वह किसी और रूप में लौट आए। सावधान रहो। अध्याय 686, यह महिला कौन है? अध्याय 686, यह महिला कौन है? दूसरे दिन में सुबह 9 बजते ही लिंग झिझी ने होंगा कंपनी को फोन किया। वह खुद होंगा से बात करना चाहती थी। इतना अजीब मामला वायरल हो रहा है, उसे खुशी होगी अगर वह फोन कॉल से ही इसे सुलझा ले। होंगा ने अपना फोन बंद कर दिया था, इसलिए वह केवल उनकी कंपनी के माध्यम से ही उनसे संपर्क कर सकती थी। नमस्ते, मैं लिंग झिझी हूँ, स्टारलाइट एंटरटेनमेंट में मैनेजर। क्या आप मुझे सीईओ हु से मिला सकते हैं? इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, रिसेप्शनिस्ट ने घमंड भरे लहजे में जवाब दिया। मुझे खेद है, सीईओ हु ने सख्ती से कहा है कि वह इन कुछ दिनों में किसी से नहीं मिलेंगे और न ही किसी का फोन कॉल लेंगे, खासकर मनोरंजन उद्योग से जुड़े किसी व्यक्ति से। रिसेप्शनिस्ट ने बिना कुछ कहे कॉल समाप्त कर दी। लिंग झिझी ने सीधे उनकी कंपनी में जाकर उनसे मिलने का फैसला किया, क्योंकि इस मामले को बिना किसी और देरी के जल्द से जल्द सुलझाना था। संयोगवश जिस समय वह हांगडा कंपनी में पहुंची, हांगडा अपनी कार से बाहर निकले ही थे, इसलिए वह जल्दी से उनके पास गई। सीईओ हु, कृपया मेरी बात सुनो। होंगा लगभग 40 साल के थे, लेकिन सालों से शराब पीने की आदत के कारण वे गोल मटोल हो गए थे और उनका पेट भी मोटा था। लगभग गंजे सिर के साथ वे मिंग फोंग से शादी के बाद के मुकाबले बिल्कुल अलग दिखते थे। होंगा ने उसे दुखी होकर देखा। तुम कौन हो? मैं लिंग झिझी हूँ और मैं स्टारलाइट एंटरटेनमेंट से हूँ। होंगा ने जैसे ही उसका परिचय सुना, उसकी अभिव्यक्ति बदल गई। लिंग झिझी ने उसकी नकारात्मक प्रतिक्रिया देखकर तुरंत अपनी बात जारी रखी। सीईओ हु, मुझे पता है कि आपका समय कीमती है, इसलिए मैं आपसे सीधे बात करूंगी। कल रात आपकी वीबो पोस्टिंग से एक बड़ी गलतफहमी पैदा हो गई है। मुझे उम्मीद है कि आप सच्चाई स्पष्ट करने में मदद करेंगे। होंगा ने उसकी ओर देखा और सहजता से पूछा, गलतफहमी? कैसी गलतफहमी? मेरे एक कलाकार को उस महिला के रूप में गलत समझा गया जिसका आपने उल्लेख किया है। ओह, तो क्या? होंगा ने उदासीनता से कंधे उचकाए। उनकी आवाज के लहजे से पता चलता है कि लिंग झिझी को इस बारे में अच्छी भावना नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा, मुझे उम्मीद है कि आप एक और वीबो पोस्ट डाल सकते हैं जिसमें बताया जा सके कि वास्तव में क्या चल रहा है। वे ही गलतफहमी में हैं, मेरा इससे क्या लेना देना? मुझे समझाने की क्या जरूरत है? होंगा ने अधीरता से जवाब दिया। लिंग झिझी जानती थी कि इन अमीर व्यापारियों को दूसरों की जान की जरा भी परवाह नहीं, भले ही उन्होंने अपने खेल में किसी बेगुनाह को ही क्यों न फंसाया हो। वह बस धैर्य रख सकती थी और अपना अहंकार कम कर सकती थी। इसमें तुम्हें ज्यादा समय नहीं लगेगा, बस वीबो पर कुछ शब्द ही काफी होंगे। जब तक वह कुछ पोस्ट करता रहेगा, सब कुछ हल हो जाएगा। जैसी की उम्मीद थी, होंगा ने टस से मस होने से इनकार कर दिया। इसके बजाय उसने रूखेपन से पेश आते हुए उस पर चिल्लाया, ज्यादा समय नहीं लगेगा। क्या तुम्हें पता है कि मैं हर मिनट कितना कमाता हूँ? मुझे मनोरंजन जगत की छोटी मोटी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या तुम्हें लगता है कि मैं पहले से ही काफी व्यस्त नहीं हूँ?
सुरक्षा कहाँ है? जैसे ही हू होंगा सुरक्षा दल को बुलाने वाले थे, एक लाल रंग की BMW उनके सामने आकर रुकी। एक महिला विशेष रूप से निर्मित शैंपेन प्राडा पोशाक पहने हुए उसमें से निकली, जो बहुत ही आकर्षक लग रही थी तथा उसके चारों ओर एक मजबूत आभा फैल रही थी। वह हू होंगा की पत्नी मिंग फेंग फेंग थी। लिंग झिझी को देखकर मिंग फेंग फेंग के चेहरे पर एक काला बादल छा गया। लिंग झिझी, मेरी प्यारी पत्नी, तुम यहाँ हो। हू होंगा जल्दी से उसके पास गया। मिंग फोंग फोंग सिर्फ एक कलाकार नहीं थी, उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि भी मजबूत थी। उनके पिता एक जाने माने व्यवसायी थे। उन्हें कलाकार बने हुए सिर्फ 1 साल ही हुआ था और वो ये सब सिर्फ मनोरंजन के लिए करती थी। यही कारण था कि हू होंगा उससे इतना डरता था, यहाँ तक कि उसे सार्वजनिक रूप से माफी भी मांगनी पड़ी थी। ये औरत यहाँ क्यों है? मिंग फोंग फोंग ने लिंग झिझी को घूर कर देखा। अध्याय 687, लू टिंगजियाओ की रखेल बनना। अध्याय 687, लू टिंगजियाओ की रखेल बनना। हू होंगा ने बताया, यह महिला मुझे स्पष्टीकरण देने के लिए वीबो पर पोस्ट डालने के लिए मजबूर कर रही थी। मिंग फांग फेंग ठंडी हंसी। स्पष्ट करें? स्पष्ट करने की क्या बात है? लिंग झिझी, जब आप लिंग मेन्यू के मैनेजर थे तब मैं आपका बहुत सम्मान करती थी, लेकिन आजकल आप किस तरह के कलाकार को संभाल रहे हैं, दूसरों के परिवार को बर्बाद कर रहे हैं और अब यहाँ आकर मेरे पति से स्पष्टीकरण मांगने की हिम्मत कर रहे हैं। लिंग झिझी की भौहें सिकुड़ गईं और उसने विनम्रता से समझाया, श्रीमती हू, मुझे लगता है कि आप गलत हैं। आपके पति की प्रेमिका निंग शी नहीं है। पहले भी सभी ने झूठी खबर को गलत समझा है, इसलिए मैं सीईओ हू से जनता के सामने स्पष्टीकरण मांगने आई हूँ। आप पहले भी मनोरंजन उद्योग में थीं। आप अच्छी तरह समझती हैं कि एक महिला कलाकार के लिए इस तरह की बदनामी सहना कितना मुश्किल होता है। और श्रीमती हू, क्या आप नहीं चाहती कि जिसकी असली गलती थी उसे उसकी सजा मिले? लिंग झिझी जानती थी कि वे अपने लाभ के अलावा किसी भी चीज की परवाह नहीं करेंगे। यही कारण था कि उसने अपने अंतिम वाक्य पर जोर दिया। लिंग झिझी की बात सुनकर मिंग फोंग फोंग ने उलझन में हू होंगा की ओर देखा। क्या हो रहा है? क्या तुमने नहीं कहा था कि निंग शी ने तुम्हें बहकाया था? हू होंगा ने तुरंत जवाब दिया, हाँ, यह सही है, उसने ऐसा किया। लिंग झिझी ने गुस्से से कहा, असंभव। सीईओ हू, निंग शी ने कहा था कि वो आपको बिल्कुल नहीं जानती और अभी अभी आप। मिंग फोंग फोंग ने उसे बीच में ही टोकते हुए कहा, लिंग झिझी, मुझे नहीं पता कि तुम बहुत मासूम हो या बस दयनीय। तुम उस पर सिर्फ इसलिए विश्वास कर रही हो क्योंकि उसने ऐसा कहा है। अगर तुम्हारे पास यहाँ मुझसे बहस करने के लिए इतना खाली समय है तो तुम वापस जाकर अपने कलाकार से क्यों नहीं पूछ लेती? उसकी हिम्मत कैसे हुई कि वह ये स्वीकार न करे कि यह उसकी गलती थी? मिंग फांगफेंग को पूरा यकीन था कि यह निंग शी ही थी। उसे अपनी खूबसूरती और रूप पर गर्व था। हालांकि उसे यकीन नहीं था कि कोई और उसके पति को रिझा पाएगा, लेकिन यह निंग शी ही थी। चूंकि हू होंगा ने ही उसे बताया था कि वह इस स्थिति का शिकार था, इसलिए उसने बिना किसी संदेह के उस पर भरोसा किया। लिंग झिझी बहुत परेशान हो गई। उसे लगा कि ये बस एक गलतफहमी है, लेकिन कौन जानता था कि हू होंगा जानबूझकर निंग शी को फंसा रहा है। अगर मिंग फोंग फोंग न आया होता तो वह यही सोचती कि वह कोई परेशानी नहीं चाहता, इसलिए उसने उसे समझाने से इनकार कर दिया। सुरक्षाकर्मी, उसे भेज दो, उसे अंदर मत आने दो। मिंग फोंग फोंग ने अपनी बाहें पार करके उसे घृणा से देखा। 2 सुरक्षा गार्ड उसके पास आए और उनमें से एक ने लिंग झिझी को जोर से धक्का दे दिया। वह गिर पड़ी और उसके टखने में मोच आ गई और उसके पैर में तेज दर्द होने लगा। हू होंगा के ये कहते ही लिंग झिझी को समझ आ गया कि अब उसके रुकने का कोई कारण नहीं है। वह तुरंत अपनी कंपनी में वापस चली गई। रीगल रिविया होटल में निंग शी गलती से देर तक सो गई थी। जब उसकी आंखें खुली तो 9 बज चुके थे। सबसे पहले उसने लिंग झिझी को फोन किया। नमस्ते बहन झिझी, अब क्या हाल है? क्या हू वाला मान गया? लिंग झिझी ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, नहीं, इसके अलावा। उसने जोर देकर कहा कि आप उसकी रखेल हैं। निंग शी भड़क उठी, धिक्कार है। क्या वो पागल हो गया है? अगर मुझे किसी की रखेल बनना भी पड़े तो मैं लू टिंगजियाओ के स्तर की ही किसी को चुनूंगी। मैं उसे क्यों चुनूंगी? निंग शी को एहसास हुआ कि कुछ ठीक नहीं है। क्या लू टिंगजियाओ अभी भी यहाँ थी? उसने बाहर झांका और देखा कि लू टिंगजियाओ सोफे पर बैठा है और अखबार पकड़े हुए अपनी बाहें फैलाए उसे घूर रहा है। अध्याय 688, मुझे हर सुबह काम के बारे में भूल जाने दो। अध्याय 688, मुझे हर सुबह काम के बारे में भूल जाने दो। लिंग झिझी हंसा, बेहतर होगा कि तुम ये बात किसी को मत सुनाओ और जो भी कहो सोच समझकर बोलो। ओह, निंग शी ने लू टिंगजियाओ की तरफ देखते हुए सिर हिलाया। लेकिन जिस व्यक्ति का उसने जिक्र किया था उसने यह बात सुन ली थी। ये सब बुरा नहीं है, कम से कम अब तो हमें पता है कि वे तुम्हें फंसा रहे हैं। हमने विनम्रता से पूछा था और अब जब बात यहाँ तक पहुँच गई है तो हमें अब इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि वे आगे क्या करेंगे। निंग शी ने अपनी ठुड्डी को छुआ जैसे ही उसके मन में विचार आए, लेकिन मैं हू होंगा को सचमुच नहीं जानती, इसलिए ये बदला लेने के लिए तो बिल्कुल नहीं है। वह ऐसा क्यों करना चाहेगा? उसने कबूल किया है कि उसने धोखा दिया और ऐसा करके मुझे फंसाया। मैं हू होंगा का हालचाल पूछ रहा हूँ। आज दोपहर तक मेरे पास कुछ होगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद बहन झिझी। कॉल खत्म करके निंग शी लिविंग रूम में आ गई। बॉस, आप अभी भी यहीं हैं? हे, मैं तो बस आपकी तारीफ कर रही थी। उसने अपने पास रखी कुर्सी थपथपाई। क्या तुम्हें मदद चाहिए? अभी नहीं, मैं देखती हूँ कि बहन झिझी क्या ढूंढ पाती है। निश्चिंत रहो, अगर मैं इसे संभाल नहीं पाई तो मैं तुम्हें जरूर बता दूंगी।
उफ, बहुत देर हो चुकी है, अब काम पर जाओ। अगर तुम मेरी खातिर काम छोड़ रहे हो तो मुझे बहुत ग्लानि होगी। निंग शी ने उससे आग्रह किया। लू टिंगजियाओ ने उसकी आंखों में देखा और कहा, ये ठीक है, अभी यह कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ जब तुम मुझे सुबह काम करने के बारे में भूल जाने दोगी। ओह, निंग शी शर्मा गई जब उसे एहसास हुआ कि लू टिंगजियाओ का मतलब बहुत गंदी मानसिकता वाला था। उसका ऐसा मतलब बिल्कुल नहीं था। उसने दावा किया कि उसने उसे ऐसे विचारों से संक्रमित किया है, लेकिन शैतान तो खुद भी बहुत गंदा दिमाग वाला था। लिंग झिझी के जाने के कुछ ही मिनट बाद हु होंगा ने और भी साहसिक कदम उठाया। उन्होंने वीबो पर सीधे निंग शी का नाम ले लिया। मिंग फोंगफोंग ने वेबो पर पोस्ट किया, हाल के वर्षों में मालकिनें वास्तव में बेशर्म हैं। हु होंगा अपनी पत्नी के साथ अच्छा व्यवहार करने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए उन्होंने कहा, कृपया अपना सम्मान करें और मुझे और मेरे परिवार को परेशान करना बंद करें। लिंग झिझी निंग शी अब पूरी तरह से मालकिन के रूप में सामने आ चुकी थी और सभी प्रशंसक पागल हो गए थे। लिंग झिझी की होंगा कंपनी में दिखाई देने की तस्वीरें भी इंटरनेट पर अपलोड कर दी गईं। कई नेटिजन्स ने सोचा कि वह मुसीबत मोल लेने गई हैं और अनजान प्रशंसक नाराज हो गए। हाल के दिनों में रखेल रखने का विषय बहुत संवेदनशील हो गया है, जिससे लोगों के लिए ऑनलाइन अपना गुस्सा जाहिर करना बहुत आसान हो गया है। मुये ने फिर भी निंग शी का बचाव करने की कोशिश की। मैंने उस पर यकीन करके गलती की, मर जा तू चुड़ैल। क्या लिंग झिझी लिंग मनयू की मैनेजर नहीं है? मुझे लिंग मनयू बहुत पसंद थी, उसकी मैनेजर अब ऐसी क्यों हो गई? कितनी अनुचित बात है। कोई आश्चर्य नहीं कि स्टारलाइट ने उसे नौकरी से निकाल दिया। ग्लोरी वर्ल्ड जरूर अंधी रही होगी। मुझे उस पर तरस आया जब निंग जुएलुओ ने उसे फंसाया, लेकिन वो वाकई घिनौनी है। ऑनलाइन चीजें नियंत्रण से बाहर होती जा रही थीं। उसी समय लिंग झिझी को कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिली और उसने निंग कसी को फोन किया। अध्याय 689, गर्भवती। अध्याय 689, गर्भवती। मैं समझ गया, हु होंगा ने ऐसा सिर्फ तुम्हें फंसाने के लिए नहीं किया था। उसने सचमुच धोखा दिया था और वह असली मालकिन को बचाना चाहता था। संयोग से उसके तुम्हारे साथ एक घोटाले में शामिल होने की अफवाह थी, इसलिए उसने तुम्हें बलि का बकरा बनाने और मिंग फांगफेंग को ये बताने का फैसला किया कि तुम उसकी मालकिन हो। लिंग झिझी ने समझाया। तो फिर असली मालकिन कौन है? निंग शी ने जल्दी से पूछा। तुम भी उसे जानते हो? ये फैंग या है। फोंग या? निंग शी ने अविश्वास से भौहें चढ़ाईं। मैं न सिर्फ उसे जानती हूँ, बल्कि हमारे बीच एक दूसरे से कई शिकायतें भी हैं। अगर कोई और होता तो वह अपनी बदकिस्मती को स्वीकार कर लेती, लेकिन अगर वह फैंग या होती तो उसे जरा भी शक नहीं था कि यह सारा मामला निंग जुएलुओ ने ही गढ़ा होगा। वास्तव में फोंग या गर्भवती है, लिंग झिझी ने कहा। हे भगवान, क्या ये सच है? कोई आश्चर्य नहीं कि वह कमीना हु होंगा उसके प्रति इतना सुरक्षात्मक है। फोन पर बात करते हुए निंग शी ने हाल ही में हु होंगा और मिंग फांगफेंग की खबरें ऑनलाइन खोजीं। उसने अखबारों में खबरें देखीं कि मिंग फांगफेंग 7 साल पहले हुई उनकी शादी के बाद से गर्भवती नहीं हुई। ऐसा लग रहा था कि शायद उसे बांझपन की समस्या है। अगर ये सच होता तो कोई हैरानी नहीं कि हु होंगा को फोंग या की इतनी चिंता होती, वरना उसके जैसा आदमी किसी और की जिंदगी या मौत की भी परवाह नहीं करता। अगर वो किसी औरत के साथ सोया भी होता तो पता चलने पर वो उसे घर से निकाल देता और उसे भागने में मदद करने के लिए इतना कुछ नहीं करता। मिंग फोंगफोंग के उग्र व्यक्तित्व और ठोस पारिवारिक पृष्ठभूमि के आधार पर अगर फोंगिया का पता चल जाता तो वह जानता था कि उसका बच्चा निश्चित रूप से जीवित नहीं बचेगा। हु होंगा सावधान है, लेकिन शुक्र है कि हमें आखिरकार इस बारे में पता चल ही गया। जब तक मैं बयान लिखना खत्म नहीं कर लेता तब तक रुकिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहना है। ठीक है। उसी समय एक निश्चित पश्चिमी रेस्तरां के निजी कमरे में निंग जुएलुओ और फोंगिया एक साथ भोजन कर रहे थे। निंग जुएलुओ ने अपने फोन पर निंग शी को दी गई सारी भद्दी गालियां ऑनलाइन देखीं, यहाँ तक कि निंग शी पर झूठा इल्जाम लगाने वाली पिछली घटना का भी जिक्र आया और इंटरनेट पर लोग उसका पक्ष ले रहे थे। उसे इतना आत्मसंतुष्ट पहले कभी नहीं हुआ था। हालांकि स्वाभाविक रूप से उसने यह नहीं बताया कि वह कितनी संतुष्ट थी। इसके बजाय वह दोषी और निश्चिंत दिख रही थी। हमने जो किया, क्या वह बहुत ज्यादा था? उसके सामने फैंग या, जो शुरू में बहुत घबराई हुई थी, अब खतरा टल जाने के बाद शांत हो गई थी। वह अपने पके हुए स्टेक का आनंद ले रही थी। जब उसने निंग जुएलुओ की बात सुनी तो उसने बेपरवाही से ऊपर देखा और कहा, बिल्कुल नहीं, वह औरत एक चुड़ैल है। भले ही उसने हु होंगा के साथ संबंध नहीं बनाए हों, लेकिन वह निश्चित रूप से अन्य लोगों के साथ जुड़ी हुई है। मैं यहाँ के लोगों के लिए चुड़ैलों को हटा रही हूँ। वह इसी की हकदार है। इसके अलावा ये औरत तुम्हें बार बार परेशान करती रहती है। आखिरकार मैं तुम्हें बदला लेने में मदद करने में कामयाब रही। जुएलुओ, अब नर्म मत पड़ो। अपने दुश्मन के प्रति दयालु होना अपने प्रति क्रूर होना है। फैंगिया को डर था कि निंग जुएलुओ बीच में ही अपना मन बदल लेगी। निंग जुएलुओ ने आह भरी, चूंकि यह पहले ही इस तरह हो चुका है, इसलिए स्वाभाविक रूप से मैं नर्म नहीं पड़ूंगा, वरना मैं आपको नुकसान पहुंचाऊंगा। फैंगिया ने राहत की सांस ली और खुशी से अपना पेट छुआ। मैं दूसरी मालकिनों जैसी नहीं हूँ। होंगा और मेरे बीच जो है वो सच्चा प्यार है। अब हमारे पास अपने प्यार का सबूत भी है। मुझे इस बच्चे को जन्म देना ही होगा। उसने मुझसे वादा किया था कि अगर मैं उसके लिए एक बेटे को जन्म दूंगी तो वो अपनी पत्नी को तलाक दे देगा। निंग जुएलुओ मन ही मन हंसी।
मूर्ख, तुम सचमुच ऐसे झूठ पर विश्वास करते हो? उसे यकीन था कि हू हुंगा बस यही सोच रहा था कि वह बच्चे को जन्म दे, फिर घर भाग जाए और मिंग फोंगफोंग को उसका पालन पोषण करने दे। चूंकि बच्चा पहले ही पैदा हो चुका होगा, इसलिए मिंग फोंगफोंग और उसके परिवार को समझौता करना होगा। फिर वह फोंगिया को छोड़ देगा और उसे बच्चे से संपर्क करने की इजाजत नहीं देगा। फिर वह बच्चे को अपने पास रख लेगा और साथ ही मिंग फोंगफोंग के पारिवारिक समर्थन को भी नहीं खोएगा। उसके लिए सब कुछ सही हो जाएगा। अध्याय 690, एक 5 साल की बेटी। अध्याय 690, एक 5 साल की बेटी। फोंगिया की बातें सुनकर निंग ज़ुएलुओ जानबूझकर चिंतित दिखी और नाटकीय ढंग से आह भरी। जाहिर है, मुझे उम्मीद है कि तुम भी ठीक होगे, लेकिन फोंगिया को समझ नहीं आया। शुएलुओ, तुम आहें क्यों भर रही हो? क्या अब सब ठीक नहीं चल रहा? निंग ज़ुएलुओ ने रुककर अपनी दोस्त को याद दिलाया। जियाओ या, मुझे डर है कि तुम पूरी तरह से शांत नहीं हो पाओगी। आखिरकार लिंग झिझी का सामना करना आसान नहीं है। वह अब जरूर सोच रही होगी कि निंग क्षी को इस स्थिति से कैसे निकाला जाए। इसके बारे में क्या, जब तक होंगा कुछ भी नहीं बताता, लेकिन अगर उसे तुम्हारे बारे में पता चल गया तो क्या होगा? फेंगिया इस संभावना से दंग रह गई। वह इतनी डरी हुई थी कि उसका स्टेक लगभग दम घुटने लगा। इसकी जांच करना इतना आसान नहीं होगा, है ना? निंग ज़ुएलुओ ने सिर हिलाया। आखिरकार लिंग झिझी काफी सालों से इस मंडली में है और ऐसी चीजों में नाक घुसेड़ना उसकी खूबी है, इसलिए मैं कोई गारंटी नहीं दे सकती। फांगिया तुरंत घबरा गई। तो फिर हम क्या करें? ज़ुएलुओ, मुझे कुछ सोचने में मदद करो। ठीक है। निंग ज़ुएलुओ ने परेशान दिखने का नाटक किया। फांगिया अब और भी ज्यादा बेचैन हो गई। शुएलुओ, प्लीज, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। अब यहाँ 2 जिंदगियां हैं। बच्चा पैदा होने के बाद तुम्हें गॉडमदर कहना चाहेगा। जल्दी करो, हम दोनों को बचाओ। निंग ज़ुएलुओ का व्यवहार थोड़ा नर्म हुआ, फिर उसने बेबसी से कहा, भले ही लिंग झिझी अच्छी हो, पर है तो बस एक छोटी मैनेजर। अब तक उसने चाहे जो भी जांच पड़ताल की हो, बेहतर होगा कि आप जल्दी से सीईओ हू को फोन करें और उसे लिंग झिझी के बारे में चेतावनी दें। जहां तक उसे रोकने के लिए धमकाने के लिए सबसे अच्छी चेतावनी का सवाल है, सीईओ हू इसमें बेहतर हैं, इसलिए उन्हें ही मामला सुझाने दें। ज़ुएलुओ, तुम्हारी बुद्धि के लिए शुक्रिया। अगर तुम मेरे साथ न होते तो मुझे सच में समझ नहीं आता कि क्या करूं। मैं उसे अभी फोन करती हूँ। फेंगिया ने कृतज्ञता से अपना फोन निकाला और हू हुंगा को फोन किया। निंग ज़ुएलुओ ने अपनी कॉफी पी और भयावह ढंग से मुस्कुराई। ग्लोरी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट में लिंग झिझी ने अपनी पूरी गति से एक प्रेस वक्तव्य लिखा, फिर उसे जारी करने से पहले उसकी दोबारा जांच की। फिर भी जैसे ही उसकी उंगली भेजें बटन दबाने वाली थी, उसका फोन अचानक बज उठा। उसने अप्रत्याशित रूप से देखा कि यह हू हुंगा था। वह झिझकी लेकिन फिर भी जवाब दिया, नमस्ते सीईओ हू। इससे पहले तो उसे फोन करना बहुत मुश्किल था। कौन जानता था कि अब वो पहल करेगा? मुझे आश्चर्य है कि यह क्या था। लिंग झिझी को बुरा लग रहा था। दरअसल फोन के दूसरी तरफ से हू हुंगा का लहजा थोड़ा अरुचिकर था। मिस लिंग, आपको तो पहले ही पता चल गया था, है ना? क्या वह उसकी परीक्षा लेने की कोशिश कर रहा था? लिंग झिझी बहुत सतर्क था। मुझे आश्चर्य है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। हू हुंगा ठंडी हंसी हंसा। लिंग झिझी, मुझे परवाह नहीं अगर तुमने किसी ऐसी चीज की जांच की जो तुम्हें नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन मैं तुम्हें चेतावनी दे दूं, बेहतर होगा कि तुम इसकी परवाह करना छोड़ दो। ज्यादा से ज्यादा तुम्हें किसी और कलाकार को संभालना होगा, इससे तुम्हें ज्यादा नुकसान नहीं होगा। तो फिर तुम अपने लिए मुश्किलें क्यों खड़ी कर रहे हो? सीईओ हूँ, क्या आप मुझे धमकी दे रहे हैं? हाँ, जब तक तुम समझ रहे हो। लिंग झिझी, मुझे मात देने की कोशिश मत करो। तुम जांच कर सकते हो, मैं भी कर सकता हूँ। और सोचो मुझे क्या पता चला। हू हुंगा ने जानबूझकर रुककर आगे कहा, मुझे लगा था कि आपके हौसले बुलंद हैं, मिस लिंग, लेकिन कौन सोच सकता था कि आपकी निजी जिंदगी इतनी खराब है। आप दुनिया को बताती हैं कि आप सिंगल हैं, लेकिन असल में आपकी एक 5 साल की बेटी है। वो छोटी सी शरारती बच्ची वाकई बहुत अच्छी लग रही है। सोचती हूँ ये किसकी कमीनी है। अध्याय 691, मुझे आपकी मदद चाहिए। अध्याय 691, मुझे आपकी मदद चाहिए। लिंग झिझी का दिल बैठ गया। तुम सुश्री लिंग, आपको अपनी जगह पता होनी चाहिए, अगर नहीं तो मैं आपकी बेटी की सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकता। हू हुंगा ने धमकी के बाद कॉल समाप्त कर दी। लिंग झिझी का चेहरा बर्फ की तरह पीला पड़ गया था। वह अभी भी अपना फोन पकड़े हुए वहां खड़ी थी। फिर उसने जल्दी से स्कूल में फोन किया। नमस्ते टीचर वांग, क्या लिंगलिंग वहाँ है? लिंगलिंग की माँ, हाँ वह यहाँ है। लिंग झिझी शांत हो गई और उसकी आवाज नर्म पड़ गई। वह क्या कर रही है? वह दूसरे बच्चों के साथ जेंगा खेल रही है। मैं उसे तुमसे बात करने दूंगा। लिंगलिंग, इधर आओ। जल्द ही फोन पर एक मधुर कोमल आवाज आए। माँ, नमस्ते मेरी छोटी प्यारी माँ, आप मुझसे कब मिलने आएंगी? मैं अभी भी व्यस्त हूँ। काम खत्म होने के बाद मैं तुमसे मिलने आऊंगा, ठीक है? अच्छे से रहो और दादाजी और दादी जी की बात सुनो, और याद रखो कभी अजनबियों से बात मत करो, ठीक है? लिंग झिझी को अपनी बेटी को फोन करने के बाद भी बेचैनी महसूस हुई, इसलिए उसने अपने माता पिता को फिर से फोन करके सारी जानकारी दी। फिर वह अपनी स्क्रीन पर न भेजी गई फाइल को घूरती रही और सही निर्णय लेने के लिए संघर्ष करती रही। इंपीरियल के बाहरी इलाके में एक बंगले में हू हुंगा ने कॉल खत्म की और फेंगिया को अपनी बाहों में भर लिया। निश्चिंत दिख रहे थे। चिंता मत करो मेरी प्यारी, अब सब ठीक हो गया है।
कोई दिक्कत नहीं होगी, बस निश्चिंत रहो और हमारे बच्चे का ख्याल रखो। वाह, अब तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, है ना? ये समझ नहीं आ रहा था कि क्या ये सिर्फ एक गर्भवती महिला की ज्यादा सोच थी। फांगिया को अब भी बेचैनी महसूस हो रही थी। इसमें क्या समस्या हो सकती है? वह तो बस एक मैनेजर है, मेरे लिए उसे संभालना चींटी मारने जितना आसान है। लेकिन वो ग्लोरी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट से है। अगर ऊपर वाले शामिल हों तो ग्लोरी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट में इतने सारे मैनेजर और कलाकार हैं, क्या वे सचमुच किसी छोटी सी बात की परवाह करेंगे? अगर उन्हें इस बारे में पता भी हो तो क्या आपको लगता है कि वे मुझे सिर्फ एक मैनेजर की वजह से नाराज करना चाहेंगे? मुझे कोई डर नहीं है, भले ही ग्लोरी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट के मालिक लू जिंगली मेरे पीछे पड़ जाएं। फांगिया अब सचमुच निश्चिंत थी और उसने हू होंगा को प्रशंसा भरी नजरों से देखा। मुझे पता था कि मेरा पति सबसे अच्छा है। दूसरी ओर निंग शीलिंग झिझी के संदेश का इंतजार करती रही, लेकिन काफी देर तक वह नहीं आया। क्या कुछ हुआ होगा? निंग शी की भौहें सिकुड़ गईं और उसने जल्दी से उसे फोन किया। कुछ देर बाद फोन उठा। हेलो बहन झिझी। अरे निंग शी, बहन झिझी, क्या तुम ठीक हो? तुम ठीक नहीं लग रही हो। क्या कुछ हुआ है? कुछ बदलाव हैं, हमें मूल योजना को रोकना होगा। लिंग झिझी ने कहा कि उसे बदलावों के बारे में बताने में दर्द हो रहा था। निंग शी सहज ही समझ गई कि कुछ हुआ है। बहन झिझी, क्या उन्होंने तुम्हें धमकी दी? कोई जवाब नहीं आया। निंग शी जानती थी कि वह सही थी, वह पहले से ही चिंतित थी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा सच में होगा। मुझे माफ करना निंग शी, मूर्ख मत बनो बहन झिझी, मुझे ही माफी मांगनी चाहिए। तुम मुझ पर भरोसा करना छोड़ सकती थी, पर तुमने ऐसा कभी नहीं किया। मैंने हमेशा तुम्हारे लिए मुसीबतें खड़ी की हैं। बहन झिझी, मुझे यह मामला संभालने दो, मैं इसे सुलझा लूंगा। धिक्कार है, उन्होंने उसकी दोस्त को धमकाने की हिम्मत की। अब वो पीछे हटने वाली नहीं थी। लिंग झिझी के साथ कॉल खत्म करने के बाद उसने जल्दी से दूसरा फोन किया। अरे बॉस, एक गहरी सेलो जैसी आवाज ने उत्तर दिया। मुझे आपकी मदद की जरूरत है। अध्याय 692, हम क्यों नहीं मिलते? अध्याय 692, हम क्यों नहीं मिलते? लू कॉर्पोरेशन के बैठक कक्ष में लू टिंगजियाओ ने अचानक बात करना बंद कर दिया और फोन उठा लिया। इसके बाद उनके बर्फ जैसे ठंडे बॉस पिघल गए और उन्होंने मुस्कुराया भी। फिर उसने धीरे से कहा, मैं अभी मीटिंग में हूँ, तुम उससे पूछ सकती हो, मैं जल्द ही वहां पहुंच जाऊंगा। बैठक कक्ष में सभी लोग एक दूसरे को आश्चर्य से देखने लगे। कुछ अजीब सा क्यों लगा? बसंत का एहसास लू जिंगली लू टिंगजियाओ की तरफ से बहुत बुरी लग रही थी। क्या उसे फिर से साधु बनने पर विचार करना चाहिए? अगर उसका भाई कभी अलग हो जाता तो उसे बहुत तकलीफ होती, लेकिन अगर वे अपना रिश्ता जारी रखते तो और भी ज्यादा तकलीफ होती। निंग शी ने लू टिंगजियाओ के निर्देशों का पालन किया और हू होंगा को बुलाया। लू टिंगजियाओ बहुत प्यारा था। उसे डर था कि निंग शी शायद हू होंगा से संपर्क न कर पाए, इसलिए उसने उसे हू होंगा का निजी नंबर दे दिया। नमस्ते। जब हू होंगा को फोन आया तब वह फांगिया के साथ मस्ती कर रहा था, इसलिए वह नाराज हो गया, लेकिन दूसरी तरफ से आवाज मीठी लग रही थी। उसने विनम्रता से पूछा, हेलो, ये कौन है? नमस्कार सीओ हूँ, मैं निंग शी हूँ। निंग शी? कौन सी निंगा? निंग शी हू होंगा ने कहा। उसे खुशी हुई कि उसने कॉल पहले समाप्त नहीं की। निंग शी वाकई बहुत खूबसूरत थी, अपनी पत्नी से भी ज्यादा खूबसूरत। जब फेंगिया ने उसे निंग शी को अपनी रखेल बताने के लिए कहा था तब वह इस कांड को अंजाम देने के लिए पूरी तरह तैयार था। आखिरकार वह एक मर्द ही था और इतनी खूबसूरत औरतों के साथ सेक्स कांड में फंसने पर उसे गर्व महसूस होता था। यही वह हमेशा शेखी बघारता था। इस कांड के बारे में जानने के बाद उसके कई दोस्तों ने उसे फोन करके मजाक उड़ाया कि वह कितना भाग्यशाली है कि उसे इतनी अच्छी औरत मिली। दुर्भाग्य से आज का समाज इस चलन को बढ़ावा दे रहा है। एक पुरुष द्वारा धोखा देने की कीमत एक महिला की तुलना में बहुत कम थी। ज्यादातर दोष महिलाओं पर ही मढ़ा जाता था। हू होंगा मनोरंजन उद्योग से नहीं थे, इसलिए इस तरह का मामला उन पर ज्यादा असर नहीं डालेगा। सबसे बुरी स्थिति में उनकी कंपनी के शेयरों में कुछ दिनों के लिए उतार चढ़ाव होगा, लेकिन जब तक वह मिंग फॉर्म से तलाक नहीं ले लेते चीजें जल्द ही ठीक हो जाएंगी। इससे भविष्य में उसका अहंकार और यौन क्षमता भी बढ़ सकती है। फेंगिया कभी भी उनके बराबर नहीं हो सकती थी, लेकिन वो अपनी मर्जी से उसके पास आए। इसके अलावा वो बिस्तर में अच्छी थी, इसलिए उसने उसे अपने साथ ले लिया। जब फांगिया ने सुना कि निंग कसी फोन कर रही है तो वह सतर्क हो गई। होंगा, उसे क्या चाहिए? हू होंगा ने उसे चुप रहने का इशारा किया, फिर निंग शी से बात जारी रखी। अब क्या तुम भी अपने मैनेजर की तरह मुझसे स्पष्टीकरण मांग रही हो? हम फोन पर साफ बात नहीं कर सकते, क्यों न हम मिलें? निंग शी ने सुझाव दिया। हू होंगा निंग शी की बातों से उत्साहित हो गया। ये औरत उससे अभी मिलकर क्या हासिल करना चाह रही थी? क्या उसे पता था कि वह इस झंझट से बाहर नहीं निकल सकती, इसलिए वह उसके साथ सो ही जाए? कितनी खूबसूरत है, वह सचमुच उसे आजमाना चाहेगा। जरूर, बिल्कुल, हू होंगा ने तुरंत जवाब दिया। ठीक है, हम 1 घंटे बाद प्रोवेस रेस्तरां में कमरा नंबर 18 में मिलेंगे, वहीं मिलते हैं। निंग शी ने उससे समय और स्थान की पुष्टि की और फिर कॉल समाप्त कर दी। अध्याय 693, आपके पति लोमड़ी को डेट कर रहे हैं। अध्याय 693, आपके पति लोमड़ी को डेट कर रहे हैं। हू होंगा के कॉल खत्म करने के बाद फेंगिया चिंतित हो गई। वह दुष्ट औरत तुमसे मिलना चाहती थी। वो क्या कर रही थी? तुम क्यों मान गए? ठीक है, हम बस मिल रहे हैं, मैं देखूंगा कि वो क्या चाहती है। कोई बड़ी बात नहीं।
अच्छा रहो, घर पर रहो और मेरा इंतजार करो। हु होंगदान फिर अपने बेडरूम में गया और अपने कपड़े चुनने लगा। क्या आप कृपया नहीं जा सकते? वह दुष्ट स्त्री निश्चित रूप से कुछ गलत करने की फिराक में है। मैं एक छोटी सी बच्ची से क्यों डरूं? मेरा मतलब यह नहीं है कि तुम उससे डरते हो, लेकिन अगर उसने तुम्हें बहकाया तो क्या होगा? वह एक बदचलन औरत है और उसकी छवि बहुत खराब है। कौन जाने उसे कौन सी बीमारी हो, उसके बहकावे में मत आना। क्या मैं ऐसा लग रहा हूँ कि मैं आसानी से बेवकूफ़ बन जाऊंगा? ठीक है, घर पर आराम करो और चिंता छोड़ो। हु होंगा थोड़ा रूखा लगने लगा। उसने जाने का निश्चय कर लिया था। फैंग हाँ ने अपने होंठ जोर से काटे। वह पिछवाड़े में छिप गई और निंग जुएलुओ को फोन किया। निंग जुएलुओ एक ब्यूटी सैलून में स्पा सत्र के बीच में थी, इसलिए वह फोन किया की दयनीय आवाज सुनकर परेशान हो गई। लेकिन फिर भी उसने उससे धैर्यपूर्वक पूछा, क्या हुआ जियो या शुएलुओ? वह चुड़ैल मुझे बहुत परेशान कर रही है। कोई इतना नीच कैसे हो सकता है? फोन किया उत्तेजित होकर चिल्लाई। तुम्हारा मतलब कौन है? निंग शी, उसने क्या किया? निंग जुएलुओ ने उठते हुए सावधानी से पूछा। उसकी योजना अब सफलता के करीब थी। कोई भी असफलता स्वीकार नहीं की जाएगी। उसने मेरे होंगदा को फोन किया और उससे मिलना चाहती थी। वो तो पहले ही बाहर जा चुका है, मैं उसे रोक नहीं पाई। अब वो उससे मिलने की क्या कोशिश कर रही है? क्या मुझे उसका पीछा करना चाहिए? अगर होंगदा सचमुच उससे आकर्षित हो जाए तो मुझे क्या करना चाहिए? फैंग या ने बेचैनी से पूछा। निंग जुएलुओ चिंतित होने के बजाय उत्साहित थी। नहीं, मत जाओ। क्या उसके लिए ऐसा करना बेहतर नहीं होगा? ये अच्छा कैसे है? मेरा पति मुझसे छीन लिया जाएगा। मैं अब गर्भवती हूँ और उसे संतुष्ट नहीं कर पा रही हूँ। अगर वो सचमुच चाहता तो जब तुम उसके बच्चे को ले जा रही हो तो तुम्हें किस बात का डर है? क्या तुम्हें इस बात की चिंता नहीं है कि तुम्हारे पास निंग शी को दोबारा अपने पैरों पर खड़ा होने से रोकने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं है? अभी मौका है, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। बस मिंग फॉन्ग को एक गुमनाम संदेश भेज दो और उसे काम करने दो। निंग जुएलुओ ने सलाह दी। फांग या इस योजना से उत्साहित थी। ओह ठीक है, मैं इसके बारे में कैसे नहीं सोच सकती थी। जुएलुओ, तुम तो कमाल हो। अब उसके पास कोई बहाना नहीं होगा। मिंग फॉन्ग उसे ऐसा करने से कभी नहीं छोड़ेगा। कॉल समाप्त होने के बाद उसने जल्दी से मिंग फॉन्ग को एक टेक्स्ट संदेश भेजा। प्रोवेस रेस्तरां, कमरा नंबर 18। आपके पति विक्सेन को डेट कर रहे हैं। निंग शी, तुम्हें फिर कभी निर्दोष नहीं माना जाएगा। चेंग फेंग ने अपना ऑर्डर लिया और अपनी महिला बॉस को रेस्तरां में भेज दिया तथा उसे कमरे तक ले गया, क्योंकि उसे डर था कि कहीं वह कुछ चूक न जाए। धन्यवाद सहायक चेंग, अब आप अपने काम पर लौट सकते हैं। लेकिन अगर हु होंगा पहले आ गया तो? बॉस के आने तक मुझे तुम्हारे साथ यहीं रहना चाहिए, चेंग फेंग ने याद दिलाया। सब ठीक हो जाएगा। अगर हु होंगदा पहले आ जाए तो ज्यादा मजा आएगा। अगर तुम यहाँ हो तो मजा नहीं रहेगा। और तो और, तुम्हें हु होंगदा की ज्यादा चिंता करनी चाहिए, है ना? सहायक चेंग ने खुद को निंग शी के वीरतापूर्ण कार्यों की याद दिलाई और उसके पास कोई खंडन नहीं था। अध्याय 694, क्या तुम मुझे अपनी रखेल बना रहे हो? अध्याय 694, क्या तुम मुझे अपनी रखेल बना रहे हो? चेंग फेंग के जाने के कुछ मिनट बाद ही कोई अंदर आया। हु होंगदा पहले पहुंचे। निंग शी ने गुलाबी रंग का टर्टलनेक स्वेटर पहना था जो उसके गोरे रंग से बिल्कुल मेल खा रहा था। उसका छोटा सा चेहरा आज बहुत खूबसूरत लग रहा था और वो कप को दोनों हाथों से पकड़े हुए गर्मा-गर्म चाय का स्वाद ले रही थी। हु होंगा अपने सामने बैठी महिला को देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। उसने उसकी तस्वीर पहले भी देखी थी, जो उसे अक्सर एडिट की हुई और अविश्वसनीय लगती थी, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि यह औरत असल में उससे भी ज्यादा खूबसूरत होगी। वह जवानी के दिनों में उसकी पत्नी से भी ज्यादा खूबसूरत थी। सच कहूं तो वे अपने अपने तरीके से खूबसूरत थीं। मिंग फॉन्ग का रूप सौम्य और आकर्षक था, जबकि निंग शी कांटेदार गुलाब की तरह चंचल और सुंदर थी। वह उत्तेजित महसूस कर रहा था और एक पुरुष के रूप में हावी होने की उसकी इच्छा बढ़ गई थी। आपको इंतजार कराने के लिए माफ करना, मिस निंग, हु होंगा ने एक सज्जन की तरह व्यवहार करते हुए थोड़ा झुककर कहा। निंग शी की आंखें झपक गईं जब उसने हु होंगा के बालों पर मोम की परत देखी। मैं अभी अभी आई हूँ, कृपया बैठिए, सीओ हु होंगा निंग शी के सामने बैठा था। इस बात को छुपाने की जरा भी कोशिश नहीं कर रहा था कि वो उसके जिस्म को कामुकता से घूर रहा है। क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ, मिस निंग? निंग शी ने अपनी तर्जनी उंगली से चाय के कप को रगड़ा। सीओ हुयो को पता होना चाहिए कि मैं क्या चाहती हूँ, है ना? आपके वीबो पोस्ट्स ने मुझे वाकई मुश्किल में डाल दिया है। अब तो सब मेरे पीछे पड़े हैं और मैं घर से बाहर निकलने की भी हिम्मत नहीं कर पा रही हूँ। ओह सच में? हु होंगा ने निंग शी को अपने शिकार के रूप में देखा। मैं तुमसे सीधा सादा कहूंगा, सच बताने के बदले में तुम क्या चाहते हो? हु होंगा को लगा कि निंग शी बस उसे पाने की कोशिश कर रही है, इसलिए वह उसके साथ चला गया। मिस निंग, मुझे स्पष्टीकरण देने की क्या जरूरत है? निंग शी ने अपनी भौहें उठाईं। क्या मतलब है तुम्हारा? हु होंगा ने उसके हाथ पकड़े और उससे खुलकर कहा, अब से तुम मेरे साथ क्यों नहीं रहती? तुम्हें पैसों की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या यह एक्टिंग में इतनी मेहनत करने से बेहतर नहीं है? निंग शी पीछे हट गई और उसका हाथ बचाते हुए बोली, सीओ हु, क्या आप मुझे अपनी रखेल बनाने की कोशिश कर रहे हैं? हु होंगा अपना पेट ऊपर उठाए सीधे बैठ गए और उदार स्वर में बोले, मिस निंग, आप मुझे एक कीमत बता सकती हैं? निंग शी ने अपनी ठुड्डी पकड़ी और उसके प्रस्ताव पर विचार करने का नाटक किया। सीओ हु, क्या आपको डर नहीं है कि मैं इसे रिकॉर्ड कर लूं? हु होंगा ने ऐसे व्यवहार किया जैसे उसे सब कुछ पहले से ही समझ आ गया हो।
वह उस पर हंसा। छोटी बच्ची, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो? क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे मैनेजर ने अचानक तुम्हारी मदद करना क्यों छोड़ दिया? क्या तुम कोशिश करना चाहती हो? मुझे पता है कि तुम एक समझदार इंसान हो और तुम अपने मैनेजर की तरह बेवकूफ़ी नहीं करोगी। निंगक्षी को स्वयं देखने के बाद हु होंगा ने निर्णय लिया कि यह महिला उसकी होगी, भले ही वह मना कर दे। सीईओ हु, क्या आप मुझ पर दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं? ये हु होंगा एक बेवकूफ़ था। वह खुलकर हंसा। हाँ, मैं हूँ। आप इसमें क्या कर सकते हैं? मैं इसके लिए सक्षम हूँ। निंगक्षी ने अपनी भौहें उठाईं और चुपचाप अपने फोन पर समय देखा। हु होंगा ने अपने कठोर शब्दों के बाद उसे दिलासा देने की कोशिश की। छोटी बच्ची, मेरे साथ रहने में क्या बुराई है? क्या तुम्हारे उद्योग की सभी लड़कियां अंततः किसी अमीर व्यक्ति को ढूंढने की कोशिश नहीं कर रही हैं? इंपीरियल में कितने पुरुष मुझसे ज्यादा अमीर हैं? अध्याय 695, मुझे आपके पति में कोई दिलचस्पी नहीं है। अध्याय 695, मुझे आपके पति में कोई दिलचस्पी नहीं है। जब वे दोनों बातें कर रहे थे तो उनके पीछे का दरवाजा अचानक खुल गया। हु होंगा, तुम झूठे हो। तुम काया कमीने, मेरी पीठ पीछे इस दुष्ट औरत से मिलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? एक औरत उन्माद में दौड़ी। निंगक्षी ने सोचा कि लू टिंगजियाओ आ गया है, लेकिन वह मिंग फॉन्गफॉन्ग था। मिंग फांगफेंग को देखते ही हु होंगा एकदम से घबरा गया। क्या बात है, तुम यहाँ क्यों हो? मिंग फांगफेंग गुस्से से आग बबूला हो गया। किसी ने मुझे मैसेज भेजा था कि तुम इस चुड़ैल से मिल रहे हो। मुझे पहले तो यकीन ही नहीं हुआ। कौन जानता था? वाह, तुमने तो बस वादा किया था और अब तुम उससे फिर मिल रहे हो। क्या किसी ने तुम्हें संदेश भेजा है? हु होंगा का चेहरा गहरा गया। केवल एक ही व्यक्ति को निंगकसी के साथ उसकी मुलाकात के बारे में पता था, इसलिए एकमात्र व्यक्ति जो मिंग फॉन्गफॉन्ग को संदेश भेज सकता था वह फॉन्गिया थी। वो कमबख्त चुड़ैल। उसने कहा था कि वो उसके परिवार को बर्बाद नहीं करेगी और उसे कुछ नहीं चाहिए। आखिरकार उसने उसकी पीठ पीछे ये छोटी सी चाल चली। महिलाएं बहुत परेशान करने वाली होती हैं। हु होंगा गुस्से में दिख रहा था, लेकिन वह अपनी भावनाओं को दबाकर किसी तरह मना सकता था। मेरी पत्नी, इस बार मैं सचमुच गलत हूँ। तुम मेरे साथ बहुत अच्छी हो, मैं ऐसी औरत के साथ फिर से क्यों उलझूंगा? इस बार वह बेशर्मी से मुझसे लिपट गई और बोली कि अगर मैं उसे ढूंढने नहीं आया तो वह तुम्हें ढूंढेगी। मैं उसे तुम्हें परेशान करने कैसे दे सकता था? इसी वजह से मुझे यहाँ आने के लिए मजबूर होना पड़ा। ये संदेश जरूर इस औरत ने भेजा होगा। उसका मकसद हमें अलग करना है। मेरी पत्नी, कृपया उसके जाल में मत फंसना। उसके सामने निंगकसी ने अपना चाय का कप पकड़ रखा था और वह पूरी तरह से भ्रमित थी क्योंकि उसका मुंह हिल रहा था। वह कहावत फिर क्या थी? कोई भी इंसान और उसके मुंह की बातों पर यकीन करने से ज्यादा यह मान लेगा कि इस दुनिया में भूत प्रेत होते हैं। आज अंततः उसने स्वयं ये देख लिया। हु होंगा बिना पलक झपकाए झूठ बोलने में माहिर था, फिर भी लोग उस पर यकीन कर लेते थे। जब मिंग फॉन्गफॉन्ग ने हु होंगा की बात सुनी तो उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव आया। उसने तुरंत अपना गुस्सा निंगक्षी पर उतार दिया। चुड़ैल, पहले तो तुमने अपने मैनेजर को दखल देने को कहा, अब खुद मुझसे पंगा लेने की हिम्मत कर रही हो। बेशर्म हो, अब तक होंदा से क्यों चिपकी हुई हो? किसी और का पति चुराना क्या इतना रोमांचक होता है? निंगक्षी ने अपना चाय का कप हल्के से नीचे रखा और धीरे से ऊपर देखकर कहा, माफ करना, मुझे आपके आदमी में कोई दिलचस्पी नहीं है। मिंग फॉन्गफॉन्ग की अभिव्यक्ति तुरंत बदल गई और यहाँ तक कि हु होंगा भी बहुत खुश नहीं दिखे। मिंग फॉन्गफेंग वहीं ठंडी हंसी। हाँ, क्या मजाक है? क्या बातें हैं? क्या तुम्हें मेरे पति में कोई दिलचस्पी नहीं है? फिर तुम और किसके साथ संबंध बनाना चाहती हो? जैसे ही उसने ये कहा, दरवाजा फिर से खुला और कोई अंदर आया। गनमेटल ग्रे टक्सीडो और गहरे काले रंग का कोट पहने एक आदमी था। ऐसा लग रहा था जैसे बाहर बर्फ पड़ रही हो। उस आदमी के बालों और कंधों पर बर्फ के टुकड़े थे। उसका पोकर चेहरा बर्फ के टुकड़ों से भी ज्यादा बर्फ जैसा लग रहा था, जिससे अनायास ही सिहरन हो जाती थी। जब हु होंगा ने देखा कि वह कौन है तो उसका गला लगभग घुट गया। सियोलू, हु होंगा को लगा कि उसने कोई भ्रम देख लिया है। जो व्यक्ति अभी अभी अंदर आया था वह अप्रत्याशित रूप से लू ग्रुप का लू टिंगजियाओ था, जिससे वह महीनों से मिलना चाह रहा था लेकिन असफल रहा। ये कैसे हो सकता है? यह अविश्वसनीय था, लेकिन वह कभी भी लू टिंगजियाओ के चेहरे को गलत तरीके से नहीं पहचान पाएगा। मिंग फैंगफेंग भी दंग रह गई। ग्लोरी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट में अपने 1 साल के कार्यकाल के दौरान उसे इस दिग्गज व्यक्ति पर गहरा क्रश था। उसने उसे एक बार ग्लोरी वर्ल्ड में रिबन काटने के समारोह में देखा था। उसने सोचा भी नहीं था कि इतने सालों बाद वह उस व्यक्ति को साक्षात देख पाएगी, और इतने करीब से। अध्याय 696, लू टिंगजियाओ की महिला। अध्याय 696, लू टिंगजियाओ की महिला। ऐसा लगता है जैसे ईश्वर ने इस इंसान को निखारने में बहुत ज्यादा समय लगाया हो। समय ने न सिर्फ उसके चेहरे पर कोई निशान नहीं छोड़ा, बल्कि उसे और भी आकर्षक बना दिया। सालों ने उसके आकर्षण को और भी निखार दिया। मिंग फांगफेंग ने अपनी भावनाओं को दबाते हुए उससे बात करने की कोशिश की। सीओ लू, आप यहाँ क्यों हैं? ये कमरा नंबर 18 है। क्या आप गलत जगह आ गए हैं? चाहे कारण कुछ भी हो, यह एक ऐसा अवसर था जिसे गंवाना नहीं चाहिए था। हु होंगा ने तुरंत सब कुछ भूलकर मुस्कुराते हुए उनका अभिवादन किया। मैं सीओ लू हूँ। किसे पता था कि मैं आपसे यहाँ मिलूंगा? इससे पहले मैं पूर्व में उस जमीन के विकास पर बात करना चाहता था। अपने परिचय के बीच में लू टिंगजियाओ ने उसे देखा ही नहीं और वह उसके पीछे की दिशा में चला गया। हु होंगा और मिंग फॉन्गफॉन्ग दंग रह गए। तुम हो? लू टिंगजियाओ सीधा निंगक्षी के पास गया। जब उसने देखा कि उसने एक पतला लाल स्वेटर पहना है तो उसकी भौहें तन गईं।
उसका शांत चेहरा दुखी लग रहा था और उसकी चौड़ी हथेलियां उसके हाथ के पिछले हिस्से को ढक रही थीं। तुमने इतने छोटे कपड़े क्यों पहने हैं? निंगक्षी ने उत्साह से लू टिंगजियाओ के बालों पर पिघले नहीं बर्फ के टुकड़ों को छुआ और कहा, ओह, क्या बाहर बर्फ पड़ रही है? जब मैं पहली बार आई थी तब तो नहीं पड़ी थी। लू टिंगजियाओ ने सिर हिलाया। उसकी अभिव्यक्ति नर्म हो गई जब उसने अपनी हथेली के नीचे छोटे हाथ की गर्मी महसूस की। उस पल हू हुंगा और मिंग फोंगफोंग एक दूसरे को देखकर पूरी तरह हक्के बक्के रह गए। क्या हो रहा है? लू टिंगजियाओ और यह डी लिस्ट महिला सेलिब्रिटी, ये दो बिल्कुल असंबंधित लोग आखिर कैसे एक रिश्ते में बंध गए? दरअसल ऐसा लग रहा था जैसे ये कोई साधारण रिश्ता ही नहीं था। अचानक हू हुंगा को डर लगा, जबकि मिंग फोंगफोंग संदेह से भर गया। उसे लगा कि कुछ ठीक नहीं है। दोनों के सदमे से उबरने का इंतजार किए बिना निंगक्षी को अचानक कुछ सूझा और उसने लू टिंगजियाओ का हाथ थाम लिया। फिर वह हू हुंगा की ओर मुड़ी और बोली, ठीक है मेरी प्यारी, मैं तुम्हें हुंगा एस्टेट के सीईओ हू से मिलवाना भूल गई। ये मिस्टर ही हैं जो मुझे अपनी रखेल बना रहे हैं। हू हुंगा भयभीत था जबकि मिंग फोंगफोंग अवाक था। लू टिंगजियाओ उस वक्त बर्फ की मूर्ति की तरह ठंडा था। उसका हर शब्द हू हुंगा की त्वचा में गड़ रहा था। मेरी गर्लफ्रेंड तुम्हारी रखेल है। जैसे ही ये शब्द निकले हू हुंगा लगभग घुटनों के बल फर्श पर गिर पड़े। लू टिंगजियाओ की प्रेमिका, यह महिला वास्तव में लू टिंगजियाओ की प्रेमिका थी। हे लू टिंगजियाओ की औरत को अपनी रखेल बनाने के लिए पागल ही होगा। उससे भी बड़ी बात, क्या लू टिंगजियाओ की गर्लफ्रेंड को अब भी किसी और की रखेल बनने की जरूरत है? अगर उसने बताया तो लोग उसे पागल ही समझेंगे। मिंग फोंगफोंग को आखिरकार समझ आ गया कि क्या गड़बड़ है। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि निंगक्षी और लू टिंगजियाओ के बीच रिश्ता होगा। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि निंगक्षी ने पहले कहा था कि उसे हुंगा में कोई दिलचस्पी नहीं होगी। अगर ऐसा था तो निंगक्षी हुंगा की रखेल नहीं हो सकती थी। फिर हुंगा झूठ क्यों बोलेगी? उस पल हू हुंगा को आखिरकार एहसास हुआ कि उसने किसे नाराज किया है और उसे इस बात की भी परवाह नहीं थी कि मिंग फोंगफोंग अभी भी वहां है या नहीं। वह तुरंत पीला पड़ गया और जल्दी से समझाया, यह एक गलतफहमी है, एक बहुत बड़ी गलतफहमी। निंगक्षी ने तब कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? आपने पहले ही वेबो पर इसे स्वीकार कर लिया है और आपने मुझे टैग भी किया है। यह एक गलती थी, मैंने गलत व्यक्ति को टैग कर दिया। मिस निंग, जल्दी से सीईओ लू को समझाओ। मैंने नहीं सोचा था कि मैं तुम्हें अपनी रखेल कैसे बना सकता हूँ। निंगक्षी ने पलकें झपकाईं। क्या बताऊं? तुमने क्या किया? अध्याय 697। अब आप देखेंगे कि असली बदमाशी क्या होती है। अध्याय 697। अब आप देखेंगे कि असली बदमाशी क्या होती है। हू हुंगा कुछ बोल नहीं पा रहा था। अब उसे सचमुच समझ आ रहा था कि अपने ही पैरों पर एक बड़ा पत्थर पटकने का एहसास कैसा होता है। उसे बहुत पछतावा हो रहा था। वो इतना बदकिस्मत क्यों था? वो तो बस एक औरत को फंसाना चाहता था और जिस औरत को उसने फंसाया वो लू टिंगजियाओ की गर्लफ्रेंड निकली। क्या वो हमेशा से सिंगल नहीं था? ऐसी भी अफवाहें थीं कि उसे मर्द पसंद थे। अचानक उसकी गर्लफ्रेंड कैसे बन गई? इससे उसकी योजना पूरी तरह से चौपट हो गई। चाहे वह साम्राज्य में कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, लू टिंगजियाओ की तुलना में वह कुछ भी नहीं था, बिल्कुल भी कुछ नहीं। हू हुंगा हार मानकर धीमे स्वर में बोले, मिस निंग, ये सब मेरी गलती है। मुझे नहीं पता था कि आप सीईओ लू की गर्लफ्रेंड हैं। मैंने आपको बहुत नाराज किया है। अब मैं वीबो पोस्ट डिलीट कर दूंगा और सब कुछ स्पष्ट करूंगा। मैं कह सकता हूँ कि मैंने आपको गलत टैग कर दिया था। तब सब खुश होंगे। आप क्या सोचती हैं? सब लोग खुश होंगे। वो कितना भोला था। वो न सिर्फ अपनी रक्षा करना चाहता था बल्कि अब तक अपनी असली मालकिन की पहचान भी छुपाने की कोशिश कर रहा था। निंगक्षी जोर से हंसी और मिंग फोंगफोंग की तरफ देखा। गलत आदमी को टैग कर दिया? क्या तुमने सच में अपनी मालकिन और यहाँ तक कि मेरे मैनेजर को भी गलत टैग कर दिया? क्या तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हारी बात पर यकीन करेगा? सीईओ हू हुंगा ने अहंकार से उत्तर दिया, कोई भी मेरी विश्वसनीयता पर सवाल नहीं उठाएगा। आप चिंता न करें। निंगक्षी उससे और बात करने का धैर्य नहीं जुटा पाई और सख्ती से बोली, बताओ कि तुम्हारी असली मालकिन कौन है और यह भी स्वीकार करो कि तुमने मुझे जानबूझकर फंसाया है। फिर मैं इस मामले को भूल जाऊंगी। मिस निंग, मेरी सीमाओं को चुनौती देने की कोशिश मत करो। हू हुंगा की अभिव्यक्ति बदल गई क्योंकि उसने भयभीत होकर मिंग फोंगफोंग पर एक नजर डाली। अगर वह इसकी घोषणा कर देता तो वह कभी भी फेंगिया के बच्चे को नहीं रख पाता। अरे यार, क्या वो सिर्फ लू टिंगजियाओ की गर्लफ्रेंड नहीं थी? असल में वो ज्यादा दिन तक उसकी गर्लफ्रेंड भी नहीं रह सकती थी। वो तो बस एक एक्ट्रेस थी। वो खुद को क्या समझती थी? यद्यपि हू हुंगा लू परिवार जितना शक्तिशाली नहीं था, फिर भी वह साम्राज्य में महत्वपूर्ण व्यक्ति था। हू हुंगा को अपने अहंकार को सहलाते हुए अहंकार महसूस हुआ, इसलिए उसने निंगक्षी को नजरअंदाज कर दिया और लू टिंगजियाओ की ओर मुड़कर घमंड से कहा, महिलाओं को व्यापार के बारे में कुछ नहीं पता। चलो बात करते हैं। सीईओ लू, मेरी योजना के बारे में तुम क्या सोचते हो? ये हम दोनों के लिए फायदेमंद है। वह जानबूझकर रुका और निंगक्षी को चेतावनी भरी नजरों से देखा। अगर तुम सच में मुझ पर दबाव डाल रही हो तो? उसने आज जहां तक पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत की थी। लू टिंगजियाओ को भी इसका सम्मान करना पड़ा। हू हुंगा की दुष्ट मुस्कान देखकर लू टिंगजियाओ चुप रहा। मिंग फोंगफोंग ने गुस्से से चुप्पी तोड़ी। हू हुंगा, तुम कमीने, तुमने मुझसे झूठ बोलने की हिम्मत की। तुमने फिर झूठ बोला। वह चुड़ैल कौन है? तुम उसे छिपाने की कोशिश क्यों कर रहे हो? यार, शांत हो जाओ। हम इस बारे में घर जाकर बात करेंगे, ठीक है?
बाहर वालों के सामने नहीं। हु होंगा दरअसल किसी और औरत को फंसाने की योजना बना रहा था क्योंकि निंगक्षी अब कोई विकल्प नहीं थी। वह कभी भी फेंगिया को अपनी रखेल नहीं बता सकता था। हु होंगा अपनी योजना बना ही रहे थे कि उनका फोन बज उठा। उनकी कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट का फोन था। उन्होंने अधीरता से जवाब दिया, क्या बात है, मुझे जवाब मिलने के बाद ही बताना। कंपनी के शेयर तेजी से गिर रहे हैं, ये कैसे हो सकता है। अध्याय 698 बिना कुछ कहे दिवालियापन का कारण बनना। अध्याय 698 बिना कुछ कहे दिवालियापन का कारण बनना। हु होंगा ने शांत भाव से उस आदमी की ओर देखा क्योंकि कमरा खतरे की आशंका से ठंडा हो गया था। ये लू टिंगजियाओ था। धिक्कार है इस आदमी पर। ऐसी अफवाह थी कि उनकी संपत्ति और संपर्क बहुत अधिक और शक्तिशाली थे, लेकिन हु होंगा ने यह उम्मीद नहीं की थी कि वह कुछ ही मिनटों में एक कंपनी के भाग्य को इतनी अनिश्चितता में डाल देंगे। निंगक्षी को भी फोन पर हु होंगा की बातचीत सुनकर थोड़ी हैरानी हुई। लू टिंगजियाओ ने कब कोई कदम उठाया था, भले ही उसने कल रात से ही इस कांड के बारे में पता चलने पर कार्रवाई शुरू कर दी हो, लेकिन उसने जो भी किया वह बहुत जल्दी किया। वह बिना एक शब्द कहे हु होंगा को दिवालिया बना रहा था। शैतान ने उसे जिंदगी का एक अनमोल सबक सिखाया था। अब उसे पता था कि ताकत के बल पर धौंस जमाना कैसा होता है। हु होंगा फोन पर अपने वाइस प्रेसिडेंट की रिपोर्ट सुन रहे थे। उनका जबड़ा खुला का खुला रह गया। न सिर्फ शेयर गिर रहे थे, बल्कि ज्यादातर ग्राहकों ने अपने ऑर्डर भी वापस ले लिए थे। सिर्फ एक रात में उनकी कंपनी डूबने के कगार पर थी और अगर कुछ नहीं किया गया तो वे दिवालिया होने की राह पर निकल पड़ेंगे। वह अभी भी एक सामान्य व्यक्ति के खिलाफ संघर्ष करने में सक्षम हो सकता है, लेकिन वह वास्तविक शक्तिशाली हितधारकों के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। हु होंगा के पास अब सोचने का समय नहीं था। हर बीतता सेकंड उसकी कंपनी के लिए एक बड़ा नुकसान था। मैं समझ गया, मैं मिस निंग की बात मानूंगा। सीईओ लू, कृपया अब ऐसा मत करना। हु होंगा का अहंकार हवा में उड़ गया जब उन्होंने वीबो पर झटपट पोस्ट किया, मेरी असली मालकिन एट फेंगिया है, एट निंगक्षी नहीं। मैं अपनी मालकिन को बचाने की कोशिश कर रहा था और निंगक्षी को फंसा दिया। मैं सुश्री निंग और उनकी मैनेजर लिंग झिझी से माफी मांगता हूँ। क्या ये ठीक है? हु होंगा ने निंगक्षी से कमजोरी से पूछा। निंगक्षी को लगा कि बस इतना ही काफी है। वह बहन झिझी से कहेगी कि वह फेंगिया के साथ उसकी धोखाधड़ी के सबूत सार्वजनिक कर दे तो मामला पूरी तरह साफ हो जाएगा। जैसे ही वह सिर हिलाने वाली थी, लू टिंगजियाओ अचानक रूखे स्वर में बोला, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करो और पूरे मामले को सार्वजनिक रूप से स्पष्ट करो। कितना निर्दयी। शायद उसे लगा होगा कि वीबो पर पोस्ट करना बहुत आसान काम है, इसलिए वो चाहता था कि उसे सबके सामने शर्मिंदा होना पड़े। उसे एहसास हुआ कि लू टिंगजियाओ भी सावधानी बरत रहा था। एक साधारण वीबो पोस्ट शायद लोगों को उस पर यकीन दिलाने के लिए काफी न हो। अगर पत्रकार हु होंगा से व्यक्तिगत रूप से पूछे तो ज्यादा यकीन हो जाएगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं वापस आते ही यह कर दूंगा। हु होंगा ने अब और शिकायत करने की हिम्मत नहीं की, बस लू टिंगजियाओ की बात मान ली। उसने मन ही मन फेंगिया को अनगिनत बार कोसा। वो बेवकूफ औरत। उसने उसे लू टिंगजियाओ की औरत को फंसाने के लिए मजबूर किया और ऐसा करके वो उसे जान से मारने की कोशिश कर रही थी। लगभग सब कुछ बर्बाद हो गया था। मिंग फोंगफोंग ने अनजान भाव से उनकी ओर देखा। फेंगिया, वह फेंगिया को एक औसत दिखने वाली खराब अभिनय करने वाली अभिनेत्री के रूप में याद करती थी। वह अपने जैसे किसी से हार गई थी और उसके पति ने फेंगिया को उससे हमेशा छुपाया और झूठ बोला था। हु होंगा को एहसास हो गया कि उसके लिए कुछ और बुरा होने वाला है। उसकी कंपनी अब बर्बाद हो चुकी थी। अगर मिंग फोंगफोंग ने उससे तलाक ले लिया तो अध्याय 699 बॉस सबसे अच्छा है। अध्याय 699 बॉस सबसे अच्छा है। हु होंगा सब कुछ खोने के ख्याल से घबरा गया और उसने जल्दी से अपना आपा छिपाने की कोशिश की। प्रिय, क्या तुम मुझे फिर से माफ कर सकती हो? मैं वादा करता हूँ कि मैं तुमसे फिर कभी झूठ नहीं बोलूंगा। बस इसी पल उसे खुद को याद आने लगा कि मिंग फोंगफोंग ने उसके लिए क्या क्या किया है। उसके लिए कोई बच्चा पैदा न करने के अलावा वह सुंदर और उदार थी। उसने कभी उसके साथ रहने की शिकायत नहीं की। वह उसकी रोजमर्रा की जिंदगी का ध्यान रखती थी और सबसे जरूरी बात, वह उसके काम में बहुत मदद करती थी। नहीं, अब वह मिंग फोंगफोंग को तलाक नहीं दे सकता था। प्रिय, यह आखिरी बार है, मैं कसम खाता हूँ। मिंग फोंगफोंग ने इस बार उस पर आंख मूंदकर भरोसा नहीं किया। उसने उसे बेरुखी से घूरते हुए कहा, अब झूठ नहीं बोलोगे? अच्छा, तो बताओ, तुम उस औरत को बचाने की कोशिश क्यों कर रहे हो? मिंग फोंगफोंग उससे जबरदस्ती जवाब मांग रहा था। मैं हु होंगा और भी घबरा गया। उसके चेहरे पर पसीना टपक रहा था। मैं उस औरत के बहकावे में आ गया था और उस पल में मैं सोच भी नहीं पा रहा था। मिंग फोंगफोंग ने उस आदमी में बची हुई उम्मीद की आखिरी चिंगारी भी खो दी। तुमने बस मुझसे झूठ बोला था। वह औरत गर्भवती है। वह गर्भवती है। क्या मैं सही हूँ? मिंग फोंगफोंग उस पर बेकाबू होकर चिल्लाई। इस कारण के अलावा वह किसी और चीज के बारे में नहीं सोच सकती थी जो इस आदमी को, जो लाभ को प्राथमिकता देता था, उस महिला की रक्षा करने के लिए प्रेरित करे। मैं हु होंगा को पता था कि अब वह इसे और नहीं छिपा सकता, इसलिए उसने बचाव का रास्ता चुना। फेंगफेंग, मैं एक मर्द हूँ। कोई भी मर्द बिना संतान के कैसे बर्दाश्त कर सकता है? तुम गर्भवती नहीं हो सकती और मेरे माता पिता मुझे रोज इस बारे में सताते रहते हैं। तो इसीलिए तुमने धोखा दिया, इसीलिए तुमने मुझे धोखा दिया, इसीलिए तुमने मुझे उस चुड़ैल के साथ बेवकूफ बनाया। हु होंगा, क्या तुम्हें नहीं पता कि मैंने इतने सालों तक तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया, सिर्फ इसलिए कि मैं तुम्हारे बच्चे को जन्म नहीं दे सकती?
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं अगर तुम्हें बच्चा इतना ही चाहिए था तो तुमने मुझे तलाक क्यों नहीं दे दिया और किसी ऐसे व्यक्ति को क्यों नहीं ढूंढ लिया जो तुम्हारा बच्चा पैदा कर सके? अगर तुम मुझे सीधे बता देती तो मैं तुरंत मान जाती। तुमने ऐसा क्यों कहा कि तुम मुझसे प्यार करती हो और तुम्हें बच्चे की परवाह नहीं है? प्रिय, मैं मेरी बात सुनो। तुम्हें बस यही डर है कि मुझे खोने से तुम्हें मिंग परिवार से अपनी सुरक्षा गंवानी पड़ेगी। क्या इसीलिए तुमने ऐसा दिखाया जैसे तुम मुझसे प्यार करते हो? क्या तुम शुरू से ही इतने बदतमीज रहे हो? मिंग फांगफेंग ने अपनी भावनाओं पर नियंत्रण खो दिया और सब कुछ समेट दिया। लू टिंगजियाओ ने निंगशी को बचाया ताकि वह फर्श पर गिरे कांच के टुकड़ों से कट न जाए। मिंग फांगफॉन को एक अवर्णनीय पीड़ा महसूस हुई जब उसने लू टिंगजियाओ के सुरक्षात्मक हावभाव को देखा। उन दोनों को जाते देख मिंग फांगफेंग ने गहरी सांस ली और सिर झुका लिया। निंगशी, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें गलत समझा। निंगशी ने पीछे मुड़कर देखा और गर्वित मिंग फांगफॉन को उसकी कुचली हुई अकेली आत्मा के साथ देखा। रेस्तरां के बाहर निंगशी को मिंग फांगफॉन के लिए बुरा लगा, इसलिए उसने कहा, सभी पुरुष बुरे हैं। लू टिंगजियाओ अवाक रह गया। उसे अचानक याद आया कि शैतान अभी भी उसके पास ही है और वह जल्दी से उसकी तरफ मुड़ी। बॉस को छोड़कर, बॉस सबसे अच्छे हैं। लू टिंगजियाओ ने निंगशी को अपनी बाहों में भरते हुए उसकी आंखों में देखा। मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं तुम्हें बच्चा पैदा करने के लिए मजबूर नहीं करूंगी। बेशक आप ऐसा नहीं करेंगे, आपका तो पहले से ही एक बेटा है। मैं भी तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। निंगशी ने उसके चेहरे की ओर देखा और धीरे से बोली, मुझे तुम पर विश्वास है। अध्याय 700 माता पिता की गतिविधि। अध्याय 700 माता पिता की गतिविधि। निंगशी ने लू टिंगजियाओ का विंडब्रेकर पहना और खुद को उसमें कसकर लपेट लिया। जैसे ही वह लू टिंगजियाओ से पूछने वाली थी कि क्या वह अपने ऑफिस वापस जा रहा है, उसे जैकेट से कंपन महसूस हुआ। लू टिंगजियाओ, आपका फोन बज रहा है। लू टिंगजियाओ ने जैकेट की जेब से अपना फोन निकाला और जो कुछ उसने देखा उसे देखकर वह भौंचक्का रह गया। क्या हुआ? कौन बुला रहा है? निंगशी ने पूछा। वो कौन था जो लू टिंगजियाओ को मैं ये नहीं संभाल सकता वाला चेहरा बनाने पर मजबूर कर सका? कितना दुर्लभ। ये लिटिल ट्रेजर का शिक्षक है, लू टिंगजियाओ ने उत्तर दिया। क्या स्कूल का समय नहीं हो गया है? टीचर अभी क्यों बुला रही हैं? निंगशी ने सवाल किया। लू टिंगजियाओ ने कुछ सोचा, फिर अपना फोन निंगशी को दे दिया। तुम्हें इसे ले लेना चाहिए। जाहिर है, लू टिंगजियाओ को ये पता नहीं था कि अपने बेटे के शिक्षक जैसे विदेशी प्राणी से कैसे निपटना है। निंगशी ने अपना सिर खुजलाया। ठीक है, मुझे लगता है कि बेहतर होगा कि मैं इसे उठा लूं। वह लू टिंगजियाओ और लिटिल ट्रेजर के शिक्षक के बीच बातचीत की कल्पना भी नहीं कर सकती थी। शिक्षक बहुत कुछ बोल सकता था और वह बस घुराघुराहट से जवाब दे सकता था। ये और भी संभव है कि शिक्षक लू टिंगजियाओ की आवाज से डर गए हों। निंगशी ने मना नहीं किया और लू टिंगजियाओ को सुनने के लिए स्पीकर पर कॉल लगा दिया। हेलो, क्या ये लू किंग्यू के पिता हैं? एक महिला शिक्षक की आवाज आई। नमस्ते टीचर वांग, मैं लू किंग्यू की मां हूँ। बात को आसान बनाने के लिए निंगशी ने ज्यादा सोचा नहीं और जो था वही कह दिया। उसे इस बात का एहसास नहीं था कि लू टिंगजियाओ उस समय कितनी तीव्रता से महसूस कर रही थी। क्या मेरे बच्चे को स्कूल में कुछ हुआ है? निंगशी ने घबराकर पूछा। ऐसी बात नहीं है मैडम लू, मैं बस ये जानने के लिए फोन कर रही हूँ कि क्या आपके और मिस्टर लू के पास आज दोपहर को सचमुच समय नहीं है। अगर आप में से कोई एक भी आ सके तो बहुत अच्छा होगा। अगर आप दोनों नहीं आ पाए तो बहुत दुख होगा, शिक्षिका ने असहमति जताते हुए कहा। लिटिल ट्रेजर को आम बच्चों की तरह स्कूली जीवन जीने के लिए स्कूल में प्रिंसिपल के अलावा किसी को भी लिटिल ट्रेजर की असली पहचान नहीं पता थी। यहाँ तक कि शिक्षकों को भी नहीं बताया गया था कि वह कौन है। शिक्षकों को बस इतना पता था कि यह बच्चा एक संपन्न परिवार से है और चुप रहना पसंद करता है। उसके माता पिता व्यस्त रहते थे और उनके बीच अच्छे संबंध भी नहीं थे क्योंकि स्कूल के पहले दिन से ही वे फिर कभी स्कूल में साथ नहीं दिखे। निंगशी ने असमंजस में पूछा, आज दोपहर क्या स्कूल में कुछ चल रहा है? क्या तुम्हें इसके बारे में पता नहीं? शिक्षक आश्चर्यचकित हो गया। निंगशी ने लू टिंगजियाओ को घूरा और उसने अपना सिर हिलाकर संकेत दिया कि वह भी अनजान था। निंगशी ने जवाब दिया, हम दोनों इस बारे में अनजान हैं। लिटिल ट्रेजर ने कभी हमसे इसका जिक्र नहीं किया। उसने नहीं किया? ये कैसे हो सकता है? मैंने तो उससे कई बार पुष्टि भी की है। शिक्षक ने समझाना शुरू किया। बात यह है, आज अभिभावकों के लिए एक गतिविधि होगी। हम एक बहाना पार्टी का आयोजन कर रहे हैं। मैंने कुछ दिन पहले ही बच्चों को अपने अभिभावकों को सूचित करने के लिए कहा था और मैंने उन्हें उनके अभिभावकों के लिए एक पत्र भी दिया था। कुछ अनुस्मारक भी दिए गए थे। कल की नाम सूची में केवल लू किंग्यू के माता पिता अनुपस्थित रहेंगे। बाकी सभी बच्चों के कम से कम एक अभिभावक उपस्थित होंगे।